Hello everyone, I'm your educator Amit. I'll be teaching you social studies, history, geography, economics and polity. आज के इस टॉपिक में हम लोग पढ़ने वाले हैं वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस। अभी वर्किंग ऑफ इंस्टीट्यूशंस में ये जो पॉलिटी का जो टॉपिक है, सिविक्स का आपका जो टॉपिक है, इसमें हम लोग पढ़ने वाले हैं लोकसभा राज्यसभा काम कैसे करती है। ठीक है, जो प्राइम मिनिस्टर है, जो नरेंद्र मोदी जी है, उनके क्या क्या पावर्स है, उनकी क्या क्या लिमिटेशंस है, हम ये चैप्टर में पढ़ने वाले हैं। फिर उसके बाद जो प्राइम मिनिस्टर होता है, ठीक है, लिमिटेशंस के बाद जो प्रेसिडेंट होता है, प्रेसिडेंट के भी हम लोग क्या देखने वाले, पावर्स देखने वाले कि प्रेसिडेंट के पास आज कंट्री में क्या क्या पावर्स होती है, उसके भी क्या क्या लिमिटेशंस होते हैं। ठीक है, अभी प्रेसिडेंट के बाद हम लोग ये चैप्टर में और पढ़ने वाले जो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट होते हैं। ठीक है, उनको रिजर्वेशन कैसे मिला, रिजर्वेशन देने की क्या जरूरत थी। ठीक है, फिर उसके बाद हम लोग ये चैप्टर में पढ़ने वाले कि जो इंडिया में अलग अलग इंस्टीट्यूशंस होते हैं, ये काम क्या करते हैं, ये इंस्टीट्यूशन का इंपॉर्टेंस क्या है, इंडिया का पूरा जो स्ट्रक्चर है वो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, वो काम कैसे करता है, ये सारी चीजें हम क्या करने वाले, ये टॉपिक में पढ़ने वाले। नाउ बिफोर प्रोसीडिंग विद द टॉपिक, इफ यू पीपल हैव एनी डाउट्स, क्वेरीज, यू कैन कनेक्ट मी ऑन इंस्टाग्राम, आई एम ऑन यूट्यूब एज वेल। ठीक है, नाउ लेट्स बिगिन विद द टॉपिक। अभी आपका ये जो टॉपिक है, ये गवर्नमेंट मेमोरेंडम से स्टार्ट होता है। गवर्नमेंट का जो मेमोरेंडम होता है, ये गवर्नमेंट का मेमोरेंडम मतलब गवर्नमेंट का ऑर्डर होता है। ठीक है, democracy is not just about people electing their rulers. In a democracy the rulers have to follow some rules and procedures they have to work with and within institutions. अभी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर की हम बात कर रहे हैं, ठीक है, यहाँ पे ये जो पूरा स्ट्रक्चर, ये जो पूरा चैप्टर है, हम इसमें डेमोक्रेसी की बात करने वाले हैं। किसकी बात करने वाले हैं? डेमोक्रेसी की बात करने हैं, डेमोक्रेसी के प्रिंसिपल्स की बात करने वाले, डेमोक्रेसी के रूल्स एंड रेगुलेशंस की बात करने वाले। अभी जो डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर होता है, इंडिया में भी डेमोक्रेटिक स्ट्रक्चर है, इसमें बड़े से बड़ा आदमी, प्राइम मिनिस्टर लेवल का आदमी, प्रेसिडेंट लेवल का आदमी से लेके छोटे हवलदार तक सब लोगों को क्या फॉलो करना पड़ता है, जो डेमोक्रेटिक के रूल्स फॉलो करने पड़ते हैं, डेमोक्रेटिक प्रिंसिपल्स फॉलो करते हैं। कोई भी आदमी भले कितनी बड़ी पोस्ट हो उसकी, कितनी भी छोटी पोस्ट हो, वो डेमोक्रेसी में कॉन्स्टिट्यूशन के अगेंस्ट में कोई काम नहीं कर सकता। उसको जो भी काम करना है वो विद इन फ्रेमवर्क और विद इन रूल्स उसको काम करना पड़ता है। ठीक है, अभी जो बताया था मैंने, ऑफिस मेमोरेंडम से आपका जो टॉपिक स्टार्ट होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर। ऑफिस मेमोरेंडम मतलब क्या होता है? गवर्नमेंट ऑर्डर होता है। ठीक है, गवर्नमेंट ऑर्डर, गवर्नमेंट जो होती है, जो डिसीजंस लेती है, उसको गवर्नमेंट ऑर्डर बोला जाता है। August 13, 1990, the government of India issued an order called an office memorandum. अभी यही ऑर्डर को क्या बोला जा रहा है? ऑफिस मेमोरेंडम बोला जा रहा है। ठीक है, पॉलिटी के टर्म्स में। An important order became the source of controversy for several years. अभी यहाँ पे गवर्नमेंट का एक ऑर्डर रिलीज हो रहा है, गवर्नमेंट एक ऑर्डर दे रही है जो आज तक बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में, कंट्रोवर्सी में मतलब क्या है, बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कशन उस पर हो रहा है। तो कौन सा टॉपिक है वो हम आगे बढ़ेंगे। लाइक ऑल द गवर्नमेंट ऑर्डर्स इट हैज अ नंबर। अभी सब जो जितने भी गवर्नमेंट के ऑर्डर्स होते हैं उसको स्पेसिफिक नंबर होता है। ये नंबर आप लोग देख सकते हो, ये स्पेसिफिक नंबर है हर एक गवर्नमेंट ऑर्डर। जैसे कि प्राइम मिनिस्टर अगर उसके ऑफिस में बैठ के, प्राइम मिनिस्टर ऑफिस में बैठ के कोई ऑर्डर रिलीज कर रहा है तो उसका भी ऑर्डर का नंबर होता है। अगर चीफ मिनिस्टर कोई ऑर्डर दे रहा है तो उसका भी नंबर होता है। ये ऑर्डर क्यों दिया जाता है? वो डिसीजंस को ट्रेस करने के लिए। ये स्पेसिफिक जो डिसीजन है वो किसने किसने पास किया है, किसने उसके ऊपर साइन किया है, वो डिसीजन कौन से नंबर का, इसलिए उसको क्या दिया जाता है? एक रेफरेंस नंबर दिया जाता है। द जॉइंट सेक्रेटरी एंड ऑफिसर इन द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इन द मिनिस्ट्री ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रेवियंसेस एंड पेंशन साइंड आउट द ऑर्डर। अभी ये जो है, ये जो ऑर्डर होता है गवर्नमेंट ऑर्डर, ये पब्लिक सर्वेंट मतलब जो आईएएस ऑफिसर्स जो होते हैं, ये आईएएस ऑफिसर्स भी जो इसको क्या करते हैं, साइन करते हैं। जो जॉइंट सेक्रेटरी होता है ये भी एक आईएएस ऑफिसर ही होता है। ठीक है, जब वो सीनियर हो जाते हैं एक अपनी सर्विस के बाद, उनको जॉइंट सेक्रेटरी बनाया जाता है। जो गवर्नमेंट जो लीडर्स होते हैं, वो लीडर्स को क्या करने का काम करते हैं? हेल्प करने का काम करते हैं, कंट्री चलाने में मदद करते हैं। अभी ये जो गवर्नमेंट ऑर्डर है, ये तो गवर्नमेंट ऑफिशियल उसको साइन तो कर ही रहा है, तो जो इलेक्टेड लीडर है वो भी उसको साइन करता है। ठीक है, ये जो ये किसकी बातें कर रहे हैं हम? ये गवर्नमेंट ऑर्डर की बात कर रहे हैं, गवर्नमेंट मेमोरेंडम की बात कर रहे हैं। ठीक है, द ऑर्डर अनाउंस्ड अ मेजर पॉलिसी डिसीजन। अब ये जो ऑर्डर था, ये क्या डिसीजन दे रहा है? ऑर्डर रिजर्व 27% ऑफ द वैकेंसीज इन द सिविल पोस्ट सर्विसेज अंडर द गवर्नमेंट ऑफ इंडिया फॉर द सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास। मतलब ये जो ऑर्डर रिलीज किया गया है, ये गवर्नमेंट ने जो ऑर्डर पास किया है, ये 27% रिजर्वेशन देता है सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को। 27% रिजर्वेशन कौन से केस में दे रहा है? एक तो सिविल पोस्ट में, सर्विसेज में। ठीक है, सिविल पोस्ट और सर्विसेज मतलब क्या? जो जितने भी गवर्नमेंट के जॉब्स है, गवर्नमेंट में जॉब्स जो 20% ऑफ द सीट जो होगी वो किसके लिए दी जाएगी? ये सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट के लोगों के लिए दी जाएगी। ठीक है, एससीबीसी इज अनदर नेम फॉर ऑल द पीपल हु बिलोंग टू द कास्ट दैट आर कंसिडर्ड बैकवर्ड। अब ये सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड जो कास्ट होती है, ये कौन है? ये इंडिया में जो बैकवर्ड कास्ट होते हैं, ये सब लोगों को सोशल एंड एजुकेशनली बैकवर्ड बोला जाता है। अभी स्पेसिफिक वर्ड देखो, क्या वर्ड यूज किया है? सोशली एंड एजुकेशनली बैकवर्ड। इसमें इकोनॉमिकल वर्ड यूज नहीं हुआ है, इसमें वर्ड यूज हुआ है
सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड। सोशली बैकवर्ड मतलब क्या, जो सोसाइटी है उनको लोअर कास्ट का मानती है, और एजुकेशनली बैकवर्ड मतलब उनमें एजुकेशन बहुत कम है। तो सोशली एंड एजुकेशनल बैकवर्ड कास्ट के जो लोगों को क्या दिया जा रहा है, यहाँ पे रिजर्वेशन दिया जा रहा है। और अभी ये टॉपिक जो है ये आज तक बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कशन में है। The benefits of the job reservation was then available only to the SCs and STs। अभी ये ऑर्डर पास करने से पहले जो रिजर्वेशन दिया जाता था, ये बस बहुत ज्यादा बैकवर्ड कास्ट जो लोग होते थे, एससी और एसटी कम्युनिटी के जो लोग होते थे, उनको ही दिया जाता था। पर अभी जो ओपन बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उनको एससी बीसी में डाला जा रहा है, उसमें भी उनको क्या मिलेगा, अभी रिजर्वेशन मिल रहा है। A new third category called social and educational backward caste was introduced. Only the person who belong to the backward classes were eligible for the quota of 27%। मतलब SC ST को तो रिजर्वेशन मिल ही रहा है, उनको छोड़ के जो भी लोग उनसे थोड़े से ज्यादा बैकवर्ड है, उनसे थोड़े से कम बैकवर्ड है, वो लोगों को सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड कैटेगरी में डाला जा रहा है। इनको भी कितना परसेंट रिजर्वेशन मिल रहा है, 27% रिजर्वेशन इनको दिया जा रहा है। ठीक है, इसीलिए ये ज्यादा जो टॉपिक है ये बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी में डिबेट डिस्कशन हो रहे हैं। ठीक है, द डिसीजन मेकर सच अ बिग डिसीजन कुड हैव बीन टेकन बाय द पर्सन हु साइंड द डॉक्यूमेंट। अभी इतना बड़ा जो डिसीजन है वो एक आदमी ने तो नहीं लिया होगा, इतना 27% रिजर्वेशन देना है, गवर्नमेंट जॉब्स में देना है। इंडिया में इतने सारे लोगों की पॉपुलेशन, इतने सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, ये सारे लोगों को गवर्न करने के लिए किसी बड़े आदमी ने या बड़े ऑर्गेनाइजेशन ने कोई डिसीजन लिया होगा, तभी ये बिल पास हुआ होगा। द ऑफिसर वाज मेयरली इंप्लीमेंटिंग द इंस्ट्रक्शंस गिवन बाय द मिनिस्टर ऑफ पर्सनल पब्लिक ग्रीवेंसेस। अभी जो ऑफिसर थे वो बस साइन करने का काम कर रहे थे, डिसीजन उसके पहले हो चुका था। ठीक है, इंडिया में जो डिसीजन होते हैं, लीगल डिसीजन जो होते हैं, लॉ बनाने का जो काम होता है, वो कौन करता है, लोकसभा और राज्यसभा का पास करता है। ठीक है, अभी लोकसभा राज्यसभा में ये बिल पास हुआ होगा, तभी वो जो मिनिस्टर है उसने साइन किया होगा, ज्वाइंट सेक्रेटरी ने उसके बाद साइन किया होगा, और वो नेक्स्ट डे से इंडिया में क्या होगा, इंडिया में वो लॉ बन चुका होगा। A major decision involves some of the major functionaries of the country। अभी जो मेजर डिसीजंस है इसमें एक इंपॉर्टेंट फंक्शनरीज इसमें इन्वॉल्व होते हैं। प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। अभी जो प्रेसिडेंट होता है उसको हेड ऑफ द स्टेट बोला जाता है। यहाँ पे स्टेट मतलब एक स्पेसिफिक महाराष्ट्र गुजरात जैसे स्टेट की बात नहीं हो रही है, यहाँ पे स्टेट मतलब कंट्री होता है। ठीक है, कंट्री। अभी जो यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है वो क्या है, एक कंट्री है। तो यहाँ पे जब हम इंटरनेशनल लेवल की बात करें तो स्टेट मतलब एक कंट्री होता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। मतलब इंडिया का हेड ऑफ द स्टेट कौन है, प्रेसिडेंट है, एंड इज द हाईएस्ट फॉर्मल अथॉरिटी इन द कंट्री। प्राइम मिनिस्टर इज द हेड ऑफ द गवर्नमेंट। अभी जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो क्या है, हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। जो भी गवर्नमेंट इलेक्ट होके आती है उसका हेड कौन होता है, प्राइम मिनिस्टर होता है। तो प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, वो हेड ऑफ द स्टेट है, और जो प्राइम मिनिस्टर है वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट है। इसका एमसीक्यू आ सकता है, आप ये लर्न कर लो। एंड एक्चुअली एक्सरसाइजेस ऑल द गवर्नमेंट पावर्स, ही टेक्स मोस्ट ऑफ द डिसीजन इन द कैबिनेट मीटिंग्स। अभी इंडिया में सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट के पास नहीं होती, वो प्राइम मिनिस्टर के पास होती है। क्योंकि इंडिया में जो प्राइम मिनिस्टर होता है ही इज इलेक्टेड बाय द पीपल, और जो प्रेसिडेंट होता है ही इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। इसलिए जो पावर होती है वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा होती है। पार्लियामेंट कंसिस्ट ऑफ द प्रेसिडेंट एंड द टू हाउसेस, लोकसभा एंड राज्यसभा। अभी जो पार्लियामेंट होती है, पार्लियामेंट में दो हाउसेस है। कौन से दो हाउसेस है, एक तो लोकसभा है और दूसरा है राज्यसभा। अभी राज्यसभा लोकसभा मिलकर पार्लियामेंट बनती है, उसमें प्रेसिडेंट भी होता है। प्रेसिडेंट कभी पार्लियामेंट में पार्टिसिपेट नहीं करता, बट ही इज अ पार्ट ऑफ पार्लियामेंट। The prime minister must have the support of the majority of the members of the लोक सभा। मतलब ये जो प्राइम मिनिस्टर होता है, प्राइम मिनिस्टर कब बनता है, जब किसी भी पार्टी का जो लीडर होता है उसको सबसे ज्यादा एमपीज एमएलए उसको इलेक्ट, उसके पार्टी के इलेक्ट होके आते हैं, उसको लोकसभा में सबसे ज्यादा सपोर्ट मिलता है, वही क्या बनता है, यहाँ पे प्राइम मिनिस्टर बनता है। ठीक है, अभी एक कमिटी है, द ऑफिस मेमोरेंडम वाज क्यूमुलेटेड फॉर अ लॉन्ग चेन ऑफ इवेंट्स। अभी जो ऑफिस मेमोरेंडम पास हुआ था, जो ऑर्डर यहाँ पे पास किया गया था, वो ऑर्डर के पहले बहुत सारी चीजें इंडिया में हुई थी, तभी वो ऑर्डर पास हुआ था। ये चेन ऑफ इवेंट्स थे उसके। ठीक है, 1979 गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अपॉइंट द सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन। 1979 में इंडिया क्या करता है, सेकंड बैकवर्ड क्लास कमीशन सेटअप करता है। क्या नाम है कमीशन का, मंडल कमीशन। ठीक है, यहाँ पे आपको मंडल जो दिख रहे हैं, ये मंडल कमीशन बैकवर्ड कास्ट के लिए सेटअप किया गया था। अभी इसके पहले और एक कमीशन सेटअप हुआ था जिसको बोला जाता है काका कालेलकर कमीशन। The first backward class commission was set up by the presidential order on 29 January 1953 under the chairmanship of काका कालेलकर। अभी ये जहाँ पे फोटो आपको दिख रहा है, ये काका कालेलकर है। इनके चेयरमैनशिप के अंडर में इंडिया में फर्स्ट बैकवर्ड कास्ट कमीशन सेटअप किया गया। अभी ये जो कमीशन है वो काम क्या करता है, अभी ये कमीशन, इसको नाम है काका कालेलकर कमीशन। कोई भी कमीशन जो होता है गवर्नमेंट जब सेटअप करती है, कमीशन का काम क्या होता है, ये कमीशन क्या करती है, अगर बैकवर्ड कास्ट के लिए ये कमीशन सेटअप किया गया, मतलब
बैकवर्ड कास्ट का वहां पे सर्वे होगा। बैकवर्ड कास्ट इंडिया में कौन से बैकवर्ड कास्ट है, महाराष्ट्र में कौन सी बैकवर्ड कास्ट है, गुजरात में कौन सी है, मध्य प्रदेश में कौन सी, हर जगह पे सर्वे होता है। अभी जो बैकवर्ड कास्ट है उसकी पॉपुलेशन कितने है, उसके कितने लोग हैं, उनका इकोनॉमिक स्टेटस क्या है, उनका एजुकेशनल स्टेटस क्या है, उनकी कंडीशन कैसी चल रही है इंडिया में, हर चीज का सर्वे किया जाता है। ठीक है, इसको क्या बोला जा रहा है, कमीशन बोला है। अभी टास्क ऑफ द कमीशन क्या है, टू डिटरमाइन द क्राइटेरिया आइडेंटिफाई सोशल एजुकेशन बैकवर्ड कास्ट, मतलब उनको एक क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना है, ऐसा क्राइटेरिया जिससे कि वो सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई कर पाए। ऐसा क्राइटेरिया मतलब कितने लोग गरीब है, कितने लोगों के पास पक्का घर है, कच्चा घर है, कितने लोग झोपड़ी में रहते हैं, ऐसा उनको एक क्राइटेरिया आइडेंटिफाई करना था जिससे कि वो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड क्लास को आइडेंटिफाई कर पाए। रिकमेंडेड स्टेप्स टू बी टेकन फॉर देयर एडवांसमेंट, और उसको क्या करना था, उसको सॉल्यूशंस देने थे कि ये सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं उनको अपलिफ्ट कैसा किया जाए। ये कमीशन का क्या काम था, पहले तो सोशल और एजुकेशनल बैकवर्ड कास्ट को आइडेंटिफाई करना है और उसके सॉल्यूशन देना है कि उनकी कंडीशन अच्छी कैसे की जा सकती है इंडिया में। ठीक है, दिस कमीशन गिव इस रिपोर्ट इन 1980s एंड मेड रिकमेंडेशन। अभी ये जो कमीशन था इसने अपना रिपोर्ट पूरा किया 1980s में और बहुत सारे रिकमेंडेशंस दिए। ठीक है, वन ऑफ देम वाज 27% ऑफ द गवर्नमेंट जॉब। अभी ये जो काका कालेलकर कमीशन था उसने क्या रिकमेंडेशन दिया कि अगर ये सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड कास्ट लोगों की तुमको उनको अपलिफ्ट करना, उनकी सिचुएशन अच्छी करनी है तो उनको क्या करना पड़ेगा, 27% रिजर्वेशन देना पड़ेगा गवर्नमेंट जॉब्स में। ठीक है, टू बी रिजर्व फॉर द सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड कास्ट, मतलब 20% जो सीट्स है वो किसके लिए होनी चाहिए, सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड कास्ट के लिए होनी चाहिए। द रिपोर्ट एंड रिकमेंडेशंस वर डिस्कस्ड इन द पार्लियामेंट। अभी ये जो रिपोर्ट थे, जो काका कालेलकर कमीशन ने जो रिपोर्ट बनाया, उसके जो सॉल्यूशंस दिए, ये पूरा रिपोर्ट जो है वो कहाँ डिस्कस होता है, लोकसभा राज्यसभा में डिस्कस होता है। इंडिया का सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है जहाँ पे लॉज बनाए जाते हैं, वहां पे कितने सारे लोग होते हैं। ठीक है, लोकसभा में भी इतने सारे मेंबर्स होते हैं, वो सब मेंबर्स अभी क्या करेंगे, ये रिपोर्ट पे डिबेट डिस्कशन करेंगे कि इंडिया को ये रिपोर्ट अप्लाई करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, सोशल एंड एजुकेशन बैकवर्ड कास्ट लोगों को अपलिफ्ट करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, उसके और क्या सॉल्यूशंस हम इंट्रोड्यूस कर सकते हैं। The several years demands for the implementation of the recommendation continued, मतलब बहुत सालों तक ऐसे डिबेट डिस्कशन चलते रहे। सब लोगों ने बोला कि ये जो कमीशन है उसका जो रिकमेंडेशन है वो अप्लाई कर देना चाहिए। बहुत सालों तक ये डिबेट डिस्कशन चलता रहा, पर किसी भी गवर्नमेंट ने ये जो रिपोर्ट था वो फॉलो नहीं किया। ठीक है, जो सॉल्यूशंस थे, ये सॉल्यूशंस को गवर्नमेंट में लॉज नहीं बनाए। देन केम द लोकसभा इलेक्शन 1989। फिर 1989 में क्या होता है, लोकसभा के इलेक्शन आते हैं। ये इलेक्शन में जो जनता दल गवर्नमेंट होता है, जनता दल होती है, एक पार्टी होती है। जनता दल क्या करती है, उसको वोट बेस बनाने के लिए वो क्या बोलती है, इलेक्शन में लड़ने से पहले क्या बोल देती है कि जो मंडल कमीशन का जो रिपोर्ट है, मंडल कमीशन ने जो भी रिकमेंडेशंस दिए वो रिकमेंडेशन हम क्या करेंगे, इंडिया में अप्लाई करेंगे। मतलब हम सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड कास्ट के लोगों को 27% रिजर्वेशन दे देंगे अगर हम इलेक्ट होके आए, तो अगर हमारी सरकार बनी तो। जनता दल वन इलेक्शन एंड लीडर्स वीपी सिंह बिकेम अ प्राइम मिनिस्टर। अभी ये बेसिस पे जो जनता दल गवर्नमेंट है वो क्या बन जाती है, वो इलेक्शन जीत जाती है और उनका जो लीडर है वीपी सिंह वो क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। ठीक है, वीपी सिंह डिसाइड्स टू इंप्लीमेंट रिजर्वेशन, सेवरल डेवलपमेंट टुक प्लेस आफ्टर दैट। अभी जब वीपी सिंह जब प्राइम मिनिस्टर बन जाते हैं, वो ऑफिस में आने से पहले सबसे पहला काम कौन सा करते हैं, ये लोगों को 27% रिजर्वेशन देते हैं। जो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड कास्ट है वो सारे लोगों को क्या कर देते हैं, 27% रिजर्वेशन दे देते हैं। Implementation. In his address to the parliament, the president declared the intention of the government for implementation of recommendation of commission. अभी वो इंप्लीमेंट करने से पहले वो पार्लियामेंट में बता देते सबको कि हम क्या करने वाले हैं, हमारी गवर्नमेंट जो है वो 27% रिजर्वेशन देने वाली है। यूनियन कैबिनेट ऑन 6 अगस्त 1990 took a formal decision to implement the recommendation. अभी जो यूनियन कैबिनेट होता है, ठीक है, ये कैबिनेट क्या होता है ये हम आगे पढ़ेंगे। कैबिनेट मतलब जो गवर्नमेंट होता है, प्राइम मिनिस्टर उसका कैबिनेट, वो डिसीजन ले लेते हैं 1990s में कि हम क्या करेंगे, अभी 27% रिजर्वेशन लागू कर रहे हैं। नेक्स्ट डे प्राइम मिनिस्टर वीपी सिंह इन्फॉर्म द पार्लियामेंट अबाउट हिज डिसीजन थ्रू द स्टेटमेंट इन बोथ द हाउसेस। और उसको जो रिजर्वेशन पास करना है उसको पहले क्या करना पड़ रहा है, दोनों हाउसेस को इन्फॉर्म करना पड़ रहा है कि मैं अभी आगे ये जो लॉज है 27% रिजर्वेशन है वो क्या करने वाला हूं, इंडिया में अप्लाई करने वाला हूं सोशल एंड एजुकेशनल बैकवर्ड कास्ट के लोगों को। द डिसीजन ऑफ द कैबिनेट ऑफ सेंट टू द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल। अभी जो डिसीजन जो कैबिनेट ने लिया था वो गवर्नमेंट के एक डिपार्टमेंट को भेजा जा रहा है। क्या डिपार्टमेंट का नाम है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग। The senior officer of the department drafted order in line with the cabinet decision and took the minister's approval. अभी ये जो डिपार्टमेंट है वो क्या करता है, एक ड्राफ्ट ऑर्डर बना लेता है। एक ड्राफ्ट मतलब एक रफ ऑर्डर होता है, ठीक है, उस पे ऊपर वो डिपार्टमेंट साइन करता है, फिर वो मिनिस्टर के पास साइन करने के लिए जाता है, फिर जो ज्वाइंट सेक्रेटरी होता है वो साइन करता है। इसी को क्या बोला जाता है, ऑफिस मेमोरेंडम। ठीक है, एंड ऑफिस साइन द ऑर्डर ऑन बिहाफ ऑफ द यूनियन गवर्नमेंट। दिस वाज ऑल
द नंबर वॉज बॉर्न ऑन 13 अगस्त 1990। मतलब ये जो नंबर है, ये स्पेसिफिक गवर्नमेंट का जो ऑर्डर है, उसी के बाद से इंडिया में क्या किया गया, ये रिजर्वेशन लागू कर दिया गया सोशली और एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट को। ठीक है। When the office memorandum was passed in India, it was a hot debate issue। अभी इंडिया में ये जब मेमोरेंडम पास किया गया, ये जब ऑर्डर पास किया गया, ये बहुत ज्यादा डिबेटेड था, क्योंकि कुछ लोगों को बेनिफिट दिए जा रहे थे। इंडिया में बहुत सारे लोग एग्जिस्ट करते हैं, इंडिया में तो हिंदूज है, मुस्लिम्स है, अपर कास्ट है, लोअर कास्ट है, अलग अलग कास्ट के लोग एग्जिस्ट करते हैं। यहाँ पे बस कुछ ही कास्ट के लोगों को, जो सोशल एजुकेशन बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, उन्हीं लोगों को यहाँ पे क्या दिया जा रहा है, बेनिफिट दिया जा रहा है, एडवांटेज दिया जा रहा है। इसी की वजह से जो बाकी के लोग हैं वो क्या हो गए, नाराज हो गए कि हमको भी ये मिलना चाहिए, हमको भी रिजर्वेशन मिलना चाहिए, हमको भी गवर्नमेंट का बेनिफिट मिलना चाहिए। ठीक है। While others felt that this would give a fair opportunity to those communities who are far from not having adequately being represented in the government employment। मतलब बहुत सारे लोगों को ऐसा लगने लग गया कि जो सोशली एजुकेशनल बैकवर्ड कास्ट के जो लोग हैं, उनको अभी क्या मिल जाएगा, एक बेनिफिट मिल जाएगा, वो अपलिफ्ट हो जाएंगे और हम पीछे रह जाएंगे। इसीलिए ये जो टॉपिक था, ये क्या था, बहुत ज्यादा हॉटली डिबेटेड टॉपिक था। अभी ये जो सब डिस्प्यूट्स है, ये जो प्रॉब्लम्स है, ये जो कॉन्फ्लिक्ट है, कॉन्फ्लिक्ट मतलब क्या, झगड़ा, कॉन्फ्लिक्ट मतलब फाइट, झगड़ा। अभी ये झगड़ा सॉल्व कौन करेगा। 1992 सुप्रीम कोर्ट इन इंदिरा साहनी एंड अदर्स वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया केस, 11 judge bench in the majority decision declared that Mandal Commission order as valid but asked for more modification। अभी ये जो झगड़ा सॉल्व करने के लिए पिक्चर में कौन आ जाता है, सुप्रीम कोर्ट आ जाता है। इंडिया में सुप्रीम कोर्ट एक सबसे बड़ा इंस्टीट्यूशन है, जो लोकसभा राज्यसभा ने जो लॉ पास किया उसको डिस्कार्ड भी कर सकता है। तो यहाँ पे जो इंदिरा साहनी केस में सुप्रीम कोर्ट क्या बोलता है कि ये 27% जो रिजर्वेशन सोशली एजुकेशनली बैकवर्ड कास्ट को दिया जा रहा है, वो दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं, पर उसमें क्या करना पड़ेगा, थोड़े बहुत उसमें मॉडिफिकेशंस करने पड़ेंगे। अभी यहाँ पे देखो 11 जज बेंच बिछाया जा रहा है। कितना, 11 जज बेंच। अभी जो सुप्रीम कोर्ट होता है वो क्या करता है, कोई भी अगर टॉपिक उसके सामने आता है जो बहुत ज्यादा सोशली कनेक्टेड टॉपिक है, मतलब उसमें लोग बहुत ज्यादा इन्वॉल्व है, ठीक है, तो उससे झगड़े भी हो सकते हैं, इंडिया में प्रॉब्लम्स भी क्रिएट हो सकते हैं। तो उसके लिए क्या करती है सुप्रीम कोर्ट, अलग अलग जज बेंच डिसाइड करती है। फॉर एग्जांपल, पहले का अगर कोई टॉपिक है, उसमें पहले 2 जज बेंच होंगे, मतलब जो जजेस बैठ के वो टॉपिक पे डिसीजन लेंगे, वो अपना रिपोर्ट पेश करेंगे। 2 जजेस के बाद 3 बिठाए जाते हैं, 3 के बाद 4 होते हैं, 4 के बाद 5 होते हैं, फिर 6, 7, ऐसे करते करते 11, ये टॉपिक के लिए 11 जज बेंच सुप्रीम कोर्ट को बिठाने पड़े। मतलब 11 जजेस बैठ के क्या करेंगे, ये टॉपिक पे डिबेट करेंगे, डिस्कशन करेंगे और अपना कंक्लूजन देंगे। ठीक है, तो ये कितना हॉटली डिबेटेड टॉपिक था, ये उससे आप लोग सब समझ सकते हो। एट द सेम टाइम द सुप्रीम कोर्ट आस्क्ड द गवर्नमेंट टू मॉडिफाई इट्स ओरिजिनल ऑर्डर। तो सुप्रीम कोर्ट ने क्या बोला कि आप जो आपका जो पहले का जो ऑर्डर है उसको थोड़ा मॉडिफाई करो, उसमें चेंजेस लाओ, ठीक है, फिर वो आप पास करो, तभी ये क्या बन पाएगा, इंडिया में लॉ बन पाएगा। अकॉर्डिंगली द डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल एंड ट्रेनिंग इशूड अनदर ऑफिस मेमोरेंडम। अभी क्या करता है ये जो डिपार्टमेंट है, डिपार्टमेंट ऑफ पर्सनल, दूसरा ऑर्डर रिलीज करता है। जो सुप्रीम कोर्ट ने जो गाइडलाइंस बोली थी, सुप्रीम कोर्ट ने जो चेंजेस करने के लिए बोले थे, वो मॉडिफाई करके वो वापस नया ऑर्डर रिलीज कर देता है। द डिस्प्यूट देन केम टू एन एंड, दिस पॉलिसी हैज बीन फॉलोड सिंस देन। अभी वो ऑर्डर पास करने के बाद वो डिस्प्यूट खत्म हो जाता है, रिजर्वेशन बिल इंडिया में पास हो जाता है। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट भी बीच में इंटरवीन कर देता है अगर कोई प्रॉब्लम्स हो जाते हैं तो। नीड फॉर द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस। अभी जो पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशंस है इंडिया में, जो लोकसभा राज्यसभा है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, ठीक है, और बहुत सारे जो आरबीआई भी है, जो बैंक है, ये ऐसे सारे जो इंस्टीट्यूशंस है, उसकी जरूरत क्या है इंडिया को। गवर्निंग अ कंट्री इन्वॉल्व्स वेरियस एक्टिविटीज। अभी किसी भी कंट्री को अगर तुमको गवर्न करना है तो उसमें बहुत सारी चीजें आ जाती है। ठीक है, इसमें फिर इंडिया को अगर गवर्न करना है तो उसमें डिफेंस भी आ जाता है, होम मिनिस्ट्री भी आ जाती है, फाइनेंस भी आ जाता है, एग्रीकल्चर भी आ जाता है, सोशल वर्क भी आ जाता है, बहुत सारी चीजें आती है, एजुकेशन भी आ जाता है। तो ये सारी चीजों को कंट्रोल करने के लिए अपने को क्या चाहिए, अलग अलग इंस्टीट्यूशंस चाहिए। अलग अलग इंस्टीट्यूशंस इंडिया में है तो ये हर काम अच्छे से हो सकता है। फॉर एग्जाम्पल, गवर्नमेंट रिस्पॉन्सिबल फॉर द हेल्थ केयर। अभी गवर्नमेंट जो होती है उसके सिटीजन्स की जो हेल्थ है वो अच्छी होनी चाहिए, उसके लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, एजुकेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल है, और कंट्री की सिक्योरिटी की बहुत बड़ी जरूरत गवर्नमेंट को होती है। मतलब गवर्नमेंट की रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है कि वो सिक्योरिटी को भी कंट्रोल करे, लोगों के एजुकेशन का भी देखे और उनके हेल्थ का भी देखे। ठीक है, Some persons have to take decisions about these activities and other has to implement। मतलब कुछ लोग होते हैं उनको इसके रिगार्डिंग डिसीजंस लेने पड़ते हैं और कुछ लोगों को वो डिसीजंस इंप्लीमेंट करने होते हैं। If disputes arise on these decisions or in their implementation, there should be someone to determine what is wrong and what is right। मतलब अगर ये इंप्लीमेंटेशन करते करते, ये लॉज जो पास हो रहे हैं उसको इंप्लीमेंट करते करते कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो कोई एक बड़ा अथॉरिटी होना चाहिए उसको बताने वाला कि सही क्या है गलत क्या है, लॉ कैसे पास होना चाहिए, तो लॉ ऐसे सही तरीके से पास होना चाहिए कि गलत तरीके से पास होना चाहिए। Important, these activities keep taking place even if the person is a key position।
मतलब ये जो एक्टिविटीज है, ये एक्टिविटीज ऐसे भी जगह पे काम करती है जहाँ पे जो पर्सन जो इन्वॉल्व है, जो बड़े बड़े लोग हैं इन्वॉल्व, उनको भी ये फॉलो करना पड़ता है। जो गवर्नमेंट का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, ये बड़े से बड़े लोगों को फॉलो करना पड़ता है। गवर्नमेंट के रूल्स रेगुलेशन है वो प्राइम मिनिस्टर, प्रेसिडेंट से लेके छोटे से हवलदार तक भी फॉलो करने पड़ते हैं, ठीक है। Government collects taxes and spends money thus raised on the administration, defense and development programs. It formulates and implements several welfare schemes. अभी जो गवर्नमेंट होता है, गवर्नमेंट लोगों से क्या कलेक्ट करता है? टैक्सेस कलेक्ट करता है। टैक्सेस मतलब ये पैसा होता है, गवर्नमेंट को देना पड़ता है। आप कंट्री में रह रहे हो, कंट्री के रिसोर्सेज यूज कर रहे हो, गवर्नमेंट आपको बहुत सारी सिक्योरिटी सर्विसेज प्रोवाइड कर रहा है, पुलिस प्रोवाइड कर रहा है, कोर्ट्स प्रोवाइड कर रहा है, आपको प्रोटेक्टेड एनवायरनमेंट आपको प्रोवाइड कर रहा है। इसकी वजह से आपको गवर्नमेंट को कुछ पैसा देना पड़ता है टैक्स की फॉर्म में। तो गवर्नमेंट क्या करता है, ये टैक्सेस के पैसे से ये बाकी सारी मिनिस्ट्रीज जो होती है, आपको एजुकेशन प्रोवाइड करता है, आपको डिफेंस जो सिक्योरिटी है वो प्रोवाइड करता है, हेल्थ केयर सर्विसेज प्रोवाइड करता है। तो गवर्नमेंट के पास पैसा होगा तो ही गवर्नमेंट क्या कर पाएगा, ये चीजें प्रोवाइड कर पाएगा। टू अटेंड ऑल दिस टास्क सेवरल अरेंजमेंट्स आर मेड इन ऑल द मॉडर्न डेमोक्रेसीज। अभी ये सारे टास्क करने के लिए अलग अलग डेमोक्रेसीज में अलग अलग फैसिलिटीज प्रोवाइड की गई है। सच अरेंजमेंट्स आर कॉल्ड एज इंस्टीट्यूशंस, और इसी अरेंजमेंट को क्या बोला जाता है? इंस्टीट्यूशंस बोला जाता है। A democracy works well when these institutions perform functions assigned to them. अभी जो डेमोक्रेसी है वो अच्छी से काम कब करेगी? जब ये सारे जो इंस्टीट्यूशंस है वो अच्छी से काम करेंगे। फॉर एग्जांपल इंडिया में आज अगर आरबीआई ने काम करना ही बंद कर दिया तो ये सारे जो बैंक है वो एक दिन में क्या हो जाएंगे? बैंकरप्ट हो जाएंगे। ना कोई फालतू एक्टिविटी हो जाएगी, स्कैम्स हो जाएंगे, कोई पैसे करेगा, कोई फ्रॉड करेगा, कोई चोरी कर लेगा। तो अगर ये कोई भी इंस्टीट्यूशन फेल हो जाता है तो इंडिया की डेमोक्रेसी फेल हो सकती है। तो डेमोक्रेसी अच्छी चलने के लिए ये इंस्टीट्यूशन क्या हो जाते हैं? बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं। The constitution of any country lays down basic rules on the powers of the functions of each institution. अभी ये जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है, इंडिया का जो कॉन्स्टिट्यूशन है, इंडिया का जो रूल बुक है, ये रूल बुक क्या करता है? हर एक आदमी के, हर एक इंस्टीट्यूशंस के अलग अलग रूल्स हर किसी को सेट कर देता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर के भी रूल सेट करेगा कि प्राइम मिनिस्टर के पास इतने पावर्स होंगी, इतने उसके लिमिटेशंस होंगे, ठीक है। मतलब अगर छोटा हवलदार भी है तो हवलदार के पास इतने पावर्स होंगे। अगर आरबीआई है जो बैंक्स ऑफ बैंक्स है, उसको भी कुछ रूल्स फ्रेमवर्क दिया होगा, उसी रूल फ्रेमवर्क में उनको क्या करना पड़ेगा? काम करना पड़ेगा, ठीक है। भले ही कितना बड़ा इंस्टीट्यूशन है और छोटा इंस्टीट्यूशन है। 3 ब्रांचेस ऑफ द गवर्नमेंट। अभी जो गवर्नमेंट है उसके 3 ब्रांचेस हैं, ठीक है। बचपन से पढ़ते आ रहे हैं हम, गवर्नमेंट के 3 ब्रांचेस। गवर्नमेंट की कॉन्स्टिट्यूशन की जो पावर है ये 3 हिस्सों में बटी हुई है, 3 ऑर्गन्स में बटी हुई है। तो यहाँ पे पहले आ जाता है लेजिस्लेटिव, दूसरा है एग्जीक्यूटिव और तीसरा है जुडिशरी। अभी लेजिस्लेटिव मतलब क्या? ये क्या करेंगे लेजिस्लेटिव? ये लॉ बनाने का काम करेंगे। इनका काम क्या होगा? लॉ मेकिंग। इसमें 2 हाउसेज है, एक राज्यसभा, एक लोकसभा, ठीक है। उसके बाद आ जाता है एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मतलब एक्चुअली में ये गवर्नमेंट चलाने का काम करेंगे, गवर्नमेंट चलाने का काम करेंगे मतलब कंट्री चलाने का काम करेंगे, ठीक है। और जुडिशरी मतलब सुप्रीम कोर्ट होता है। कोई भी इंडिया में झगड़े हो जाते हैं किसी के साथ भी, किसी भी गवर्नमेंट के दूसरे गवर्नमेंट के साथ झगड़े हो जाते हैं, ये झगड़े कहाँ पे सॉल्व होते हैं? जुडिशरी में। तो इंडिया में जो पावर है ये 3 हिस्से में बटी हुई है, एक तो लेजिस्लेटिव, एग्जीक्यूटिव और जुडिशरी। अभी ये जो एग्जीक्यूटिव होता है इसमें मोदी एडमिनिस्ट्रेशन आ जाएगा। मतलब मोदी और उसका जो कैबिनेट होता है, मोदी है, अमित शाह है, पीयूष गोयल है, ये सारे जो लोग हैं ये एग्जीक्यूटिव में आ जाते हैं, ठीक है। अभी एग्जीक्यूटिव में हम आगे पढ़ेंगे कि परमानेंट एग्जीक्यूटिव भी होता है, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव भी होता है, ठीक है। वो आगे पढ़ेंगे इन डिटेल में, पर अभी के लिए ये समझ लो, ठीक है। द सिविल सर्वेंट्स एंड द प्राइम मिनिस्टर एंड द कैबिनेट, ठीक है। अभी ये जो प्राइम मिनिस्टर उसका जो कैबिनेट है ये क्या होता है? प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये हेड ऑफ द गवर्नमेंट होता है। जो भी गवर्नमेंट चुन के आती है, जो भी पार्टी पॉलिटिकल पार्टीज के ज्यादा एमपीज एमएलएज होते हैं, ठीक है, एमपीज होते हैं, वो क्या होती है? वो पार्टी लोकसभा में उसके ज्यादा मेंबर्स होते हैं, वही अपने लीडर को प्राइम मिनिस्टर बनाते हैं। तो प्राइम मिनिस्टर जो होता है ये तो हेड ऑफ द गवर्नमेंट हो गया। क्या हो गया? हेड ऑफ गवर्नमेंट। अभी प्राइम मिनिस्टर तो अकेला काम नहीं कर पाएगा, इंडिया की इतनी बड़ी पॉपुलेशन है, इतने सारे इंस्टीट्यूशंस है, अकेला तो नहीं चला पाएगा। तो उसकी हेल्प करने के लिए वो क्या करता है? कैबिनेट डिसाइड करता है। मतलब उसकी मदद करने वाले उसके लोग होंगे। फॉर एग्जांपल अमित शाह हो गए, नितिन गडकरी हो गए, फिर उसके बाद निर्मला सीतारमण, राजनाथ सिंह, ये क्या कर रहे हैं? मोदी को गवर्नमेंट चलाने में मदद कर रहे हैं। इसी को क्या बोलाता है? प्राइम मिनिस्टर एंड कैबिनेट। मतलब ये प्राइम मिनिस्टर है और ये उसके क्या है? कैबिनेट है, ठीक है। अभी दूसरा जो है ये सिविल सर्वेंट्स होते हैं। सिविल सर्वेंट मतलब जो यूपीएससी जैसे एग्जाम पास करके, एमपीएससी जैसे एग्जाम पास करके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स होते हैं, ये गवर्नमेंट ऑफिसर्स गवर्नमेंट का काम करते हैं, इनके अंडर में काम करते हैं, ये जो डिसीजंस देते हैं उसको फॉलो करते हैं, इंप्लीमेंटेशन का काम करते हैं। इसी को क्या बुलाता है? सिविल सर्वेंट बुलाता है। अभी दोनों जो है ये किस में आ जाएंगे? ये दोनों जो है ये एग्जीक्यूटिव में आ जाएंगे। मतलब ये कंट्री चलाने का काम करते हैं दोनों के दोनों। अभी इसमें कौन से लोग होंगे? इसमें आईएएस ऑफिसर्स होंगे,
आईपीएस ऑफिसर्स होंगे, इंडियन फॉरेन सर्विस वाले भी लोग होंगे, बहुत सारी सर्विसेज आती है, ठीक है। इसमें अजीत डोभाल है, ये भी एक एक्स आईपीएस ऑफिसर रह चुके, ये किरण बेदी है, ये भी आईपीएस ऑफिसर रह चुके। तो ये जो सिविल सर्वेंट्स होते हैं ये क्या काम करते हैं, ये बस गवर्नमेंट चलाने का काम करते हैं, इनको गवर्नमेंट चलाने में हेल्प करते हैं, ठीक है। तो ये दोनों क्या हो गए, एग्जीक्यूटिव हो गए। अभी यहाँ पे नीचे सुप्रीम कोर्ट दिया हुआ है। अभी ये जो सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट क्या करता है, सुप्रीम कोर्ट भी एक इंस्टीट्यूशन है, सुप्रीम कोर्ट भी जो है ये एक इंस्टीट्यूशन है। ये कंट्री में जितने भी झगड़े हैं, डिस्प्यूट्स है, ये डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम करता है। क्या करता है, डिस्प्यूट्स को सॉल्व करने का काम करता है। अभी सुप्रीम कोर्ट में भी सबसे जो टॉप पोजीशन पे होता है वो सुप्रीम कोर्ट है, फिर हाई कोर्ट आते हैं, फिर डिस्ट्रिक्ट कोर्ट आते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में भी सिविल केसेस अलग से चलते हैं और क्रिमिनल केसेस अलग से चलते हैं, ठीक है। वर्किंग विद द इंस्टीट्यूशंस इज नॉट इजी, मतलब ये इंस्टीट्यूशन चलाने का काम बहुत इजी नहीं है, ये बहुत डिफिकल्ट काम होता है। बहुत सारे मिनिस्ट्रीज होती है इंडिया में, बहुत सारे पोर्टफोलियोज है, हर किसी को अपना काम करना होता है, उसमें भी उनको कम्युनिकेशन करना पड़ता है। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व रूल्स एंड रेगुलेशन। अभी ये इंस्टीट्यूशन में बहुत सारे रूल्स रेगुलेशन हर किसी को फॉलो करने पड़ते हैं। फॉर एग्जाम्पल अगर मोदी भी जी है, ठीक है, मोदी भी है, तो मोदी जी को भी क्या करना पड़ेगा, मोदी जी को भी कॉन्स्टिट्यूशन के रूल्स फॉलो करने पड़ेंगे, कॉन्स्टिट्यूशन के प्रिंसिपल्स फॉलो करने पड़ेंगे। वो अपनी मनमानी नहीं कर सकते, अगर भले ही वो टॉप पोजीशन है, प्रेसिडेंट हो, छोटा हवलदार भी हो, उसको रूल्स रेगुलेशंस में काम करना पड़ेगा। इंस्टीट्यूशन इन्वॉल्व मीटिंग कमिटीज एंड रूटीन्स। अभी ये इंस्टीट्यूशंस में बहुत सारे मीटिंग्स कंडक्ट करने पड़ते हैं, उनकी बहुत सारी कमिटीज होती है जो डिस्कशन डिबेट का काम करेगी, और उनका अलग से एक रूटीन होता है, वो रूटीन उनको फॉलो करना पड़ता है। दिस इज ऑफन लीड्स टू द डिलेज एंड कॉम्प्लिकेशंस, और यही सारी चीजों की वजह से डिलेज हो जाते हैं, बहुत सारे कॉम्प्लिकेशंस हो जाते हैं, डिसीजन मेकिंग बहुत लेट होता है। जितना ज्यादा डिबेट डिस्कशन चलेगा उतना ज्यादा कॉम्प्लिकेशंस आएंगे। They provide an opportunity for a wide set of people to be consulted in any decision। मतलब इंडिया में अगर आपको कोई भी डिसीजन लेना है तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को कंसल्ट करना पड़ता है, उसमें बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, इन्वॉल्व हो जाते हैं, ठीक है। अगर इंडिया में डिसीजन लेना है, लोकसभा राज्यसभा है, उसमें मेंबर्स कितने सारे अलग अलग स्टेट से अलग अलग मेंबर्स आते हैं, उनका अलग अलग ओपिनियन होगा, ठीक है। तो फिर डिसीजन जो होते हैं उसको क्या होता है, डिले हो जाता है, डिसीजन जो होता है वो डिले हो जाता है। इंस्टीट्यूशन मेक इट डिफिकल्ट टू हैव अ गुड डिसीजन टेकन वेरी क्विकली। अभी ये जो इंस्टीट्यूशंस होते हैं वो क्या करते हैं, ये पेशेंस रख के किसी भी चीज पे बहुत ज्यादा डिबेट डिस्कस करते हैं। मतलब अगर इंडिया में कोई भी लॉ बनाना है तो ये लॉ इंडियन सिटीजन्स के लिए अच्छा होगा कि नहीं, उसके कुछ इफेक्ट हो सकते हैं कि नहीं, फ्यूचर में उसका कोई प्रॉब्लम हो सकता है कि नहीं, इंडिया में सब लोगों के लिए ये लॉ अच्छा है कि नहीं, इंडिया में महाराष्ट्र के भी लोगों को सही पड़ रहा है कि नहीं लॉ, गुजरात के लोगों को भी सही लग रहा है कि नहीं लग रहा है, ये सारा चेक करके फिर वो लॉ पास किया जाता है, ठीक है। बट दे ऑल्सो मेक इट इक्वली डिफिकल्ट टू रश थ्रू द बैड डिसीजन। मतलब ये इतना पेशेंट से काम करने के बाद, इतने ज्यादा डिबेट डिस्कशन होने के बाद ये बैड डिसीजन होगा ऐसा नहीं है, गुड डिसीजन आता है। मतलब जितना ज्यादा तुम डिबेट करते हो उससे डिसीजन और बेहतर होता चला जाता है। दिस इज वाई डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट इंसिस्ट ऑन इंस्टीट्यूशन। इसलिए डेमोक्रेटिक जो गवर्नमेंट होती है वो इंस्टीट्यूशन पे ज्यादा फोकस करती है। मतलब इंस्टीट्यूशन होना चाहिए, डिबेट डिस्कशन होना चाहिए और तभी डिस्कशन होना चाहिए, ठीक है। अभी नेक्स्ट स्टेप पार्लियामेंट ऑफ इंडिया। अभी इंडिया में पार्लियामेंट है, ये नया इंडिया का पार्लियामेंट बना है, जो पुराना जो था उसको चेंज करके अभी इंडिया ने नया पार्लियामेंट अभी बनाया है। तो यहाँ पे अभी मीटिंग्स हो रही है, ठीक है। अभी ये जो पार्लियामेंट है, ये पार्लियामेंट में दो हाउसेज होते हैं। कौन से दो हाउसेज है पार्लियामेंट में, एक तो लोकसभा है और दूसरा राज्यसभा, लोकसभा और दूसरा है राज्यसभा, ठीक है। In all the democracies, as assembly of elected representative exercise supreme political authority on behalf of the people। अभी डेमोक्रेसी में इंडिया में इतनी सारी पॉपुलेशन है, इंडिया में पॉपुलेशन बहुत ज्यादा है, तो हर कोई डिसीजन मेकिंग में पार्टिसिपेट नहीं कर सकता। इसलिए अपन क्या करते हैं, अपना रिप्रेजेंटेटिव इलेक्ट करते हैं, रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करते हैं। और ये जो रिप्रेजेंटेटिव होता है ये सारे जनरल पब्लिक के लिए क्या करता है, डिसीजंस लेता है। क्या करता है, डिसीजंस लेता है। इन इंडिया सच नेशनल असेंबली ऑफ इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव इज कॉल्ड पार्लियामेंट। अभी यही जो असेंबली होती है, जो सारे रिप्रेजेंटेटिव वहां पे बैठते हैं, उसी असेंबली को क्या बोला जाता है इंडिया में, पार्लियामेंट बोला जाता है। एट द स्टेट लेवल दिस इज कॉल्ड एज लेजिस्लेटिव असेंबली। मतलब एक स्टेट लेवल पे अभी जो असेंबलीज होती है वो अलग अलग लेवल पे होती है, एक इंडिया लेवल पे होती है एक, और एक स्टेट लेवल पे होती है। यहाँ पे स्टेट मतलब कौन सा हम बात कर रहे हैं, स्टेट महाराष्ट्र, गुजरात, ठीक है, ऐसे स्टेट्स की बात कर रहे थे। अभी स्पेसिफिक स्टेट्स में अलग अलग चीफ मिनिस्टर होते हैं, वो अपना डिसीजन खुद ले सकते हैं। तो इंडिया लेवल पे लोकसभा राज्यसभा होते हैं, ठीक है, और स्टेट लेवल पे स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली और स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल होता है। ये दोनों बॉडीज लॉ मेकिंग का ही काम करते हैं। बस ये जो है ये स्टेट लेवल पे लॉ बनाते हैं, ये जो है वो पूरे इंडिया लेवल पे लॉ बनाते हैं। तो ये दोनों जो है ये दोनों एग्जिस्ट करते हैं इंडिया में पार्लियामेंट के फॉर्म में, ठीक है। अभी
वाई लेट अस अंडरस्टैंड द रोल ऑफ द पार्लियामेंट। अभी जो पार्लियामेंट है उसका काम क्या है, पार्लियामेंट जो होती है वो इंडिया में काम क्या करती है। पहला तो है फाइनल अथॉरिटी ऑफ मेकिंग लॉज इन कंट्री। इंडिया में जितने भी लॉज बनाए जाते हैं वो बस पार्लियामेंट में ही बनाए जा सकते हैं। फॉर एग्जांपल, पहला अगर इंडिया में कोई भी लॉ इंट्रोड्यूस करना है, ठीक है, अगर फैमिली पे कोई लॉ बनाना है, सिटीजनशिप पे कोई लॉ बनाना है, रिलीजन पे कोई लॉ बनाना है, पहले जो लॉ होता है वो डिबेट डिस्कस कहाँ पे होता है, लोकसभा में। लोकसभा में होने के बाद वो जाके वो जो बिल होता है वो राज्यसभा में जाता है। राज्यसभा में वो उसका वोटिंग होने के बाद, दोनों जगह पे वोटिंग होना चाहिए, राज्यसभा में वोटिंग होने के बाद फिर वो जाता है प्रेसिडेंट के पास, और जो प्रेसिडेंट होता है उसको साइन करता है और नेक्स्ट डे से वो क्या बन जाता है, इंडिया में लॉ बन जाता है। ठीक है, नेक्स्ट काम क्या करती है पार्लियामेंट, एक्सरसाइज कंट्रोल ओवर दोज हु रन द गवर्नमेंट। मतलब अभी ये जो पार्लियामेंट होती है, जो लोकसभा स्पेसिफिकली जो लोकसभा है वो क्या करती है, जो भी प्राइम मिनिस्टर है, प्राइम मिनिस्टर और उसके कैबिनेट जो भी इंडिया में काम कर रहे हैं उनको क्वेश्चंस पूछने का काम करते हैं। मतलब मोदी गवर्नमेंट ने अगर कोई डिसीजन लिया है तो उनको आंसर करना पड़ता है लोकसभा को। लोकसभा उनको सामने क्वेश्चन पूछती है, आपने ये काम किया तो क्यों किया, ये काम में प्रॉब्लम्स क्यों हुए, ये काम में पैसा कितना लगा, ये सारे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। कहाँ पे, लोकसभा में। किसको पूछे जाते हैं, प्राइम मिनिस्टर को पूछे जाते हैं और उनके सारे कैबिनेट मेंबर्स को पूछे जाते हैं। मतलब मोदी जी ने अगर कोई काम कर दिया इंडिया में, ठीक है, तो उनको कहां पे आंसरेबल रहना पड़ता है, उनको लोकसभा में आंसरेबल रहना पड़ता है। ठीक है, थर्ड है कंट्रोल ऑल द मनी दैट गवर्नमेंट हैव। अभी इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है, इंडियन गवर्नमेंट का जितना भी पैसा है वो जाके जमा होता है कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में। कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। ठीक है, ये गवर्नमेंट का ये अकाउंट है। यहाँ पे गवर्नमेंट जितने भी टैक्सेस कलेक्ट करती है इंडिया में जितने भी स्टेट्स है उससे सारा पैसा जाके कहाँ जमा होता है, कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया। अभी ये कंसोलिडेटेड फंड ऑफ इंडिया में से अगर आपको 1 रुपया भी बाहर निकलना है तो किसकी परमिशन चाहिए होती है, पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए होती है। ठीक है, पार्लियामेंट अगर 1 भी रुपया निकलना है पार्लियामेंट की परमिशन चाहिए इसमें। ठीक है, पार्लियामेंट परमिशन देगा तो ही आप इसमें से पैसा निकाल सकते हो। तो जितने भी जो भी प्राइम मिनिस्टर होता है उसके कैबिनेट होता है, अगर उनको पैसे की जरूरत पड़ रही है तो पार्लियामेंट में उसका वोटिंग किया जाता है, उसका जो बिल होता है वो पास होता है। ठीक है, उसी के बाद ये पैसा क्या किया जाता है, यूज किया जाता है। हाईएस्ट फॉर्म ऑफ डिस्कशन एंड डिबेट। अभी ये जो लोकसभा राज्यसभा है ये हाईएस्ट फॉर्म है डिबेट डिस्कशन करने के लिए। मतलब इंडिया में जो लॉ बनते हैं यहाँ पे जो जितने भी लोग होते हैं वो सारे उसके ऊपर डिबेट करते हैं, डिस्कस करते हैं, तभी इंडिया में लॉ बनता है। तो इट इज द हाईएस्ट बॉडी जहां पे इंडिया में लॉ बनाए जाते हैं। ठीक है, सिंस पार्लियामेंट प्लेज अ सेंट्रल रोल इन द मॉडर्न डेमोक्रेसीज, मोस्ट लार्ज कंट्रीज डिवाइड द रोल एंड पावर्स ऑफ द पार्लियामेंट इन 2 पार्ट्स। ठीक है, अभी जो पार्लियामेंट होती है ये पार्लियामेंट में 2 हाउसेज होते हैं। ठीक है, एक तो अपर हाउस होता है और एक लोअर हाउस होता है। अभी जो पार्लियामेंट होते हैं उसको बहुत जगह पे चेंबर और हाउसेस भी बोला जाता है। हाउसेस तो आप इंडिया में बोलते हैं कि अपर हाउस, लोअर हाउस, उसको चेंबर्स भी बोला जाता है। वन हाउस इज यूजुअली डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी एक जो हाउस होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है, किससे, लोगों से। और जो दूसरा हाउस जो होता है वो क्या होता है, वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ठीक है, द सेकंड हाउस इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड एंड परफॉर्म सम स्पेशल फंक्शंस, और उसके कुछ अलग फंक्शंस होते हैं। अभी जो डायरेक्टली इलेक्टेड है वो कौन सा है इंडिया में, वो डायरेक्टली जो इलेक्टेड है वो है लोकसभा, और जो इनडायरेक्टली इलेक्टेड है वो कौन सा है, जिसके पास स्पेशल पावर्स है कुछ, वो है राज्यसभा। ठीक है, ये है लोकसभा और दूसरा होता है राज्यसभा। द मोस्ट कॉमन वर्क फॉर द सेकंड हाउस इज लुक आफ्टर द इंटरेस्ट एंड वेरियस स्टेट्स। मतलब ये जो राज्यसभा होती है उसको जो दूसरे जो स्टेट्स होते हैं उनके इंटरेस्ट के बारे में सोचना होता है, और जो लोकसभा होती है वो पूरे इंडिया के बारे में सोचती है। ठीक है, ये है अपने 2 हाउसेस, एक तो है राज्यसभा जिसको अपर हाउस भी बोला जाता है और काउंसिल ऑफ स्टेट्स भी बोला जाता है। ये आपको एमसीक्यू आ सकता है, जो राज्यसभा है उसको अपर हाउस भी बोला जाता है, काउंसिल ऑफ स्टेट भी बोला जाता है। अभी जो राज्यसभा है, राज्यसभा में मेंबर्स कितने होते हैं, 245 मेंबर्स होते हैं। ठीक है, 233 जो होते हैं, ये 12 जो होते हैं ये प्रेसिडेंट नॉमिनेट करता है, नॉमिनेटेड बाय प्रेसिडेंट, और ये जो 233 है, ये 233 होते हैं वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, और जो लोकसभा है, लोकसभा को लोअर हाउस भी बोला जाता है या हाउस ऑफ पीपल भी बोला जाता है। इसमें मेंबर्स कितने होते हैं, 543 मेंबर्स होते हैं। अभी ये जो हाउस जो होते हैं दोनों, लोकसभा और राज्यसभा, राज्यसभा जो है अपर हाउस है। बहुत सारे लोग कंफ्यूजन कर देते हैं कि जो अपर हाउस है वो लोकसभा हो सकता है, नहीं, जो अपर हाउस है वो राज्यसभा होता है। ये जो लोकसभा है, ये लोकसभा इट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, और ये जो राज्यसभा है इट इज इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल।
अभी ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड क्या होता है, ये इनडायरेक्टली इलेक्टेड मतलब क्या कि मतलब अपने जो रिप्रेजेंटेटिव्स होते हैं वही बाकी दूसरे लीडर्स को इलेक्ट करते हैं और राज्यसभा में वो बैठते हैं। और डायरेक्टली इलेक्टेड मतलब क्या, अपन खुद जो सिटीजन्स है वो सिटीजन्स वोट करते हैं और वो लोग यहाँ पे लोकसभा में बैठते हैं। ठीक है, इसको क्या बोला था, डायरेक्टली इलेक्टेड और इनडायरेक्टली इलेक्टेड। अभी द प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया, अभी इंडिया के प्रेजेंट प्रेसिडेंट कौन है, इंडिया के प्रेसिडेंट है द्रौपदी मुर्मू। यहाँ पे उनका फोटो दिया गया है, द्रौपदी मुर्मू। अभी इंडिया के उसके पहले प्रेसिडेंट कौन थे, रामनाथ कोविंद, फिर प्रणब मुखर्जी, प्रतिभा पाटिल, एपीजे अब्दुल कलाम, KR नारायण। और इंडिया के सबसे पहले प्रेसिडेंट कौन थे, राजेंद्र प्रसाद प्रेसिडेंट थे। ठीक है, अभी तो प्रेसिडेंट जो है, ये प्रेसिडेंट इंडिया में क्या है, प्रेसिडेंट इज द हेड ऑफ द स्टेट। प्रेसिडेंट जो है इंडिया में क्या है, इज द हेड ऑफ स्टेट। ठीक है, यहाँ पे हाईएस्ट पोजीशन इंडिया में, पर प्रेसिडेंट के पास ज्यादा पावर्स नहीं होती। सबसे ज्यादा पावर्स इंडिया में किसके पास है, प्राइम मिनिस्टर के पास है। पार्ट ऑफ द पार्लियामेंट ऑल्दो ही और शी इज नॉट अ मेंबर ऑफ आइदर हाउस। ये जो है प्रेसिडेंट जो होता है ये पार्लियामेंट का ही हिस्सा होता है, पर कभी पार्टिसिपेट नहीं करता, लोकसभा में पार्टिसिपेट नहीं करता, राज्यसभा में पार्टिसिपेट नहीं करता। ऑल लॉज मेड इन द हाउस कम इनटू फोर्स ओनली आफ्टर द रिसीव द असेंट ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब इंडिया में जितने भी लॉज बनते हैं वो लास्ट में साइन करने के लिए किसके पास जाते हैं, प्रेसिडेंट के पास जाते हैं। प्रेसिडेंट जब साइन करता है तभी वो इंडिया में लॉ बनते हैं। तो प्रेसिडेंट भी एक क्या है, एक पावरफुल पोस्ट है इंडिया में। विच ऑफ द टू हाउसेज इज मोर पावरफुल, अभी कौन सी हाउस ज्यादा पावरफुल है, लोकसभा ज्यादा पावरफुल है कि राज्यसभा ज्यादा पावरफुल है। ठीक है, चलो डिस्कस करते हैं। इट माइट अपियर दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल फॉर समटाइम्स इट इज कॉल्ड एज अपर चेंबर्स। अभी बहुत सारे लोगों को ऐसा लगता है कि जो अपर राज्यसभा को अपर चेंबर्स नाम दे दिया मतलब उसकी पावर भी अपर होगी, ऐसा नहीं होता। राज्यसभा जो है उसको बस नाम अपर चेंबर दिया हुआ है, पर पावर जो है इंडिया में सबसे ज्यादा लोकसभा के पास है, क्योंकि वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल है। ठीक है, बट दिस डज नॉट मीन दैट राज्यसभा इज मोर पावरफुल देन लोकसभा। दिस इज जस्ट द ओल्ड स्टाइल ऑफ स्पीकिंग एंड नॉट द लैंग्वेज यूज्ड इन द कॉन्स्टिट्यूशन। मतलब वो बस उसको अपर हाउस की बोला जा रहा है क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन में वैसा लिखा है और वही लैंग्वेज में अपन क्या करते हैं उसको कैरी फॉरवर्ड करते हैं और वैसे यूज करते हैं। ठीक है, और इंडिया में सबसे ज्यादा जो पावरफुल है कॉन्स्टिट्यूशन कौन है, लोकसभा है, राज्यसभा नहीं है। ठीक है, आवर कॉन्स्टिट्यूशन डज give the Rajya Sabha some special powers over the state, but on the most matter the Lok Sabha exercises supreme power। मतलब इंडिया में कुछ ऐसे सब्जेक्ट्स होते हैं जिसके ऊपर राज्यसभा के पास थोड़े पावर्स है, पर मेजोरिटी ऑफ द जो मैटर्स है उसमें सबसे ज्यादा पावर किसके पास होती है, लोकसभा के पास होती है। एनी ऑर्डिनरी लॉ नीड्स टू बी पास बाय बोथ द हाउसेस। अभी कोई भी जो लॉ होता है वो दोनों हाउसेस से पास करना है, पहले लोकसभा में पास होगा फिर राज्यसभा में पास होगा। इफ देयर इज अ डिफरेंस बिटवीन द टू हाउसेस द फाइनल डिसीजन टेकन इन द जॉइंट सेशन। अभी इंडिया में जो लॉ पास करने की जो प्रोसेस होती है वो कैसे होती है, कोई भी बिल इंट्रोड्यूस होता है लोकसभा में बिल इंट्रोड्यूस होने के बाद वहां पे वोटिंग से वो पास होता है, फिर वो राज्यसभा जाता है, राज्यसभा जाने के बाद वापस वोटिंग होता है, फिर राज्यसभा में 50% से ज्यादा वोटिंग होना चाहिए, फिर वो पास होने के बाद वो प्रेसिडेंट के पास जाता है, प्रेसिडेंट उसको साइन करता है, फिर इंडिया में लॉ बनता है। पर अगर ये दोनों के बीच में कॉन्फ्लिक्ट आ जाता है कि अगर ये टॉपिक पे इन्होंने पास कर दिया पर ये पास नहीं कर रहे, तो ऐसे केस में क्या हो जाता है, ज्वाइंट सेशन रखा जाता है। ज्वाइंट सेशन मतलब ये लोकसभा राज्यसभा दोनों के मेंबर्स एक साथ सेशन में बैठते हैं और फिर वोटिंग होता है। अभी एट द एंड ऑफ द डे लोकसभा के मेंबर्स हम लोगों ने देखे कितने होते हैं, लोकसभा के मेंबर्स 543 मेंबर्स होते हैं और राज्यसभा के मेंबर्स 245 मेंबर्स है। तो अगर इन्होंने ज्यादा, इनके तो वोट कभी भी ज्यादा रहेंगे ना, क्योंकि ये इनका डिसीजन इनका फाइनल है, इनके जो मेंबर्स होंगे वो वोट करेंगे, तो दोनों का अगर ज्वाइंट सेशन भी हो तो इनके मेंबर्स ज्यादा हो जाएंगे, तो फिर एट द एंड ऑफ द डे किसका सुना जाता है, लोकसभा का ही सुना जाता है। ज्वाइंट सेशन भी हो गया तो लोकसभा के मेंबर्स ज्यादा है तो उसका वोटिंग भी ज्यादा रहेगा। ठीक है, बिकॉज ऑफ द लार्ज नंबर ऑफ मेंबर्स द व्यू ऑफ द लोकसभा इज लाइकली टू प्रिवेल। मतलब उनके लार्ज नंबर की वजह से उनका जो व्यू है, उनका जो डिसीजन है वो हर बार प्रिवेल करता है, वही एक्सेप्ट होता है। ये बात समझ में आ रही है। नेक्स्ट है मॉनिटरी मैटर्स। मॉनिटरी का मतलब क्या होता है, मनी रिलेटेड मैटर्स। अभी पैसे से रिलेटेड जो भी मैटर्स होंगे, वंस द लोकसभा पासेस द बजट ऑफ द गवर्नमेंट और एनी अदर मनी रिलेटेड लॉ द राज्यसभा कैन नॉट रिजेक्ट इट। अभी जो लोकसभा है, लोकसभा पास करती है मनी बिल। ठीक है, वो मनी रिलेटेड जो बिल होता है उसको मनी बिल बोला जाता है। अभी मनी बिल जब भी लोकसभा पास करती है, मनी बिल जो है वो बस लोकसभा ही पास कर सकती है और लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकती है, पास नहीं, जो मनी बिल होता है लोकसभा ही इंट्रोड्यूस कर सकती है। वो मनी बिल इंट्रोड्यूस करने के बाद जो राज्यसभा होता है उसको फोर्सफुली ये मनी बिल एक्सेप्ट करना ही पड़ता है। ज्यादा से ज्यादा वो 14 डेज तक उसको डिले कर सकते हैं, पर उसको 14 डेज के बाद क्या करना पड़ता है, वो बिल एक्सेप्ट करना पड़ता है, उसके लिए वोट करना पड़ता है। ठीक है, तो राज्यसभा कैन ओनली डिले इट बाय 14 डेज। अगर ये बिल मनी बिल राज्यसभा को अच्छा नहीं लगा, फॉर एग्जाम्पल देखो, फॉर एग्जाम्पल लोकसभा में ये मनी बिल आ गया, लोकसभा में 50% मेजोरिटी पास हुआ, राज्यसभा में चले गया। अभी राज्यसभा में अगर वो लोगों को वो बिल अच्छा नहीं लग रहा है,
ठीक है, उनको लग रहा है कि ये जो मनी बिल पास हुआ, जो पैसा जा रहा है वो जगह पे नहीं जाना चाहिए, वहां पे ट्रांसफर नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पे राज्यसभा क्या कर सकती है, वो वोट को रख सकती है, उनके मॉडिफिकेशंस लोकसभा को बता सकते हैं कि आप ये बिल में ये चेंजेस लाओ, और ज्यादा से ज्यादा बस 14 डेज तक उसको रोक के रख सकती है। 14 डेज के बाद राज्यसभा को ये कंपलसरी बिल क्या करना पड़ेगा, पास करना पड़ेगा। ठीक है, तो लोकसभा में और मे नॉट एक्सेप्ट दिस चेंजेस, मतलब जो चेंजेस राज्यसभा बता रही है कि आप आपके बिल में ये चेंजेस लेके आओ, ये लोकसभा एक्सेप्ट भी कर सकती है, नहीं भी कर सकती है, जबरदस्ती बिल पास होके ही रहेगा। ठीक है, तो जो लोकसभा है, लोकसभा के पास थोड़े पावर्स ज्यादा होते हैं। अभी नेक्स्ट, कंट्रोल काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। ओनली अ पर्सन हु एंजॉयज द सपोर्ट ऑफ द मेजॉरिटी ऑफ द मेंबर्स इन द लोकसभा इज अपॉइंटेड एज द प्राइम मिनिस्टर। अभी लोकसभा में कितने मेंबर्स होते हैं, लोकसभा में मेंबर्स होते हैं 543। ठीक है, 543 मेंबर्स होते हैं। अभी 543 में से जिसके जो पॉलिटिकल पार्टी के सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे, जो एमपी सबसे ज्यादा जो पॉलिटिकल पार्टी के जेब में होंगे, वो पार्टी का जो लीडर होता है वो क्या बन जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनता है। क्या बनता है, प्राइम मिनिस्टर। ठीक है, तो लोकसभा को यहाँ पे काउंट किया जा रहा है। इट इज मेजॉरिटी ऑफ द लोकसभा मेंबर्स से दैट हैव नो कॉन्फिडेंस इन द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ऑल द मिनिस्टर इंक्लूडिंग द प्राइम मिनिस्टर हैव टू क्विट। मतलब क्या, अगर लोकसभा में अगर 543 मेंबर्स है, उन्होंने अगर नॉन कॉन्फिडेंस मोशन पास कर दिया, नॉन कॉन्फिडेंस मोशन मतलब जो गवर्नमेंट आज है उसमें हमको कॉन्फिडेंस नहीं है, तो एक मोशंस होते हैं पार्लियामेंट में, आपको सिलेबस में नहीं है, मैं बस बता रहा हूं। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन अगर यहाँ पे पास हो जाता है तो प्राइम मिनिस्टर के साथ सारे कैबिनेट को रिजाइन करना पड़ता है, मतलब इतनी पावर लोकसभा के पास होती है। द राज्यसभा डज नॉट हैव दिस पावर। अब ये जो पावर लोकसभा के पास है, राज्यसभा के पास ऐसा कोई पावर नहीं है, कोई प्राइम मिनिस्टर को वो हटा नहीं सकते, कोई नॉन कॉन्फिडेंस मोशन वो पास नहीं कर सकते। अभी नेक्स्ट है पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव। अभी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, हमने इसमें डिस्कस किया था, एक टेम्पररी होते हैं और एक परमानेंट होते हैं। अभी यहाँ पे पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं, ये इलेक्टेड होते हैं। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव है, ये इलेक्टेड है। ठीक है, at different level of any government, functionaries take day-to-day decisions but not exercise supreme power on behalf of the people. All these functions are collectively known as executive. मतलब लोगों के लिए जो काम करने वाले, जो कंट्री चलाने का जो काम करते हैं या लोगों के लिए जो काम करते हैं, उनको क्या बोला जाता है, एग्जीक्यूटिव बोला जाता है। ठीक है, कंट्री में जो भी डिसीजन लेना है, कंट्री में ब्रिज बनाना है, कंट्री में रोड बनाना है, कंट्री में लॉस पास करने हैं, ठीक है, तो ये जो लोग होते हैं एग्जीक्यूटिव क्या करते हैं, ये काम करते हैं, बिल इंट्रोड्यूस करने का काम करते हैं। द एग्जीक्यूटिव इज इन चार्ज ऑफ द एग्जीक्यूशन ऑफ द पॉलिसीज ऑफ द गवर्नमेंट। अभी एग्जीक्यूटिव जो होता है वो इंचार्ज होते हैं, कोई भी गवर्नमेंट पॉलिसीज बना रही उसको एग्जीक्यूट करने में। Thus when we talk about the government we usually mean the executive। और जब भी हम गवर्नमेंट की बात करते हैं, ठीक है, आज अगर मोदी गवर्नमेंट है, जब भी हम मोदी गवर्नमेंट की यहाँ पे बात कर रहे हैं, मोदी गवर्नमेंट मतलब ये कौन है, एग्जीक्यूटिव है, कंट्री के क्या है, एग्जीक्यूटिव है, मतलब ये देश चलाने का काम कर रहे हैं। ठीक है, अभी ये एग्जीक्यूटिव यहाँ पे मैंने बताया था, दो होते हैं एग्जीक्यूटिव में, दो टाइप से, एक पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव, एक परमानेंट एग्जीक्यूटिव। अब ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये क्या होते हैं, ये टेम्पररी होते हैं। क्या होते हैं, टेम्पररी होते हैं, मतलब ये जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव हर 5 साल बाद चेंज हो जाते हैं। और ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, आईएएस ऑफिसर्स, आईपीएस ऑफिसर्स, जॉइंट सेक्रेटरी, ये परमानेंट होते हैं। एक बार आपने यूपीएससी एग्जाम क्रैक कर ली, एमपीएससी एग्जाम क्रैक कर ली, आप जिंदगी भर गवर्नमेंट ऑफिशियल रहेंगे, आपको कोई रिमूव नहीं कर सकता। भले कुछ ग्राउंड्स होते हैं पर आपको इजीली रिमूव नहीं किया जा सकता। तो ये क्या हो जाते हैं, परमानेंट एग्जीक्यूटिव हो जाते हैं, और ये क्या हो जाते हैं, टेम्पररी एग्जीक्यूटिव। मतलब हर 5 साल बाद ये चेंज होंगे, इनका बस ज्यादा से ज्यादा ट्रांसफर हो सकता है। ठीक है, इनको हटाया नहीं जा सकता, नौकरी से निकाला नहीं जा सकता। ठीक है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव वन दैट इज इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये लोगों से इलेक्टेड होते हैं, इसलिए इनके पास 5 साल का टेन्योर होता है, 5 साल बाद चेंज हो जाते हैं। पॉलिटिकल लीडर हु टेक द बिग डिसीजन फॉल इन दिस कैटेगरी। अभी जो पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव होते हैं ये कंट्री के बड़े बड़े डिसीजंस लेते हैं, और ये बड़े बड़े ऑफिसर्स को भी क्या करना पड़ता है, फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, इन्होंने एक बार डिसीजन दे दिया तो आईएएस ऑफिसर हो या ज्वाइंट सेक्रेटरी हो, उनको फॉलो करना पड़ता है। ठीक है, परमानेंट एग्जीक्यूटिव, पीपल हु आर अपॉइंटेड ऑन अ लॉन्ग टर्म बेसिस। अभी जो परमानेंट एग्जीक्यूटिव होते हैं ये लॉन्ग टर्म बेसिस पे अपॉइंट किए जाते हैं। जो एग्जाम क्रैक करके आप जब गवर्नमेंट सर्वेंट बन जाते हैं तब यहाँ पे आप परमानेंट एग्जीक्यूटिव बनते हैं।
पीपल वर्किंग इन द सिविल सर्विसेज आर कॉल्ड एज सिविल सर्वेंट। जो सिविल सर्विसेज एग्जाम्स होती है इंडिया में, आप उससे सिविल सर्वेंट बन जाते हो, लोगों के लिए काम करते हो। दे रिमेन इन ऑफिस इवन आफ्टर द रूलिंग पार्टी चेंजेस। मतलब अगर मोदी गवर्नमेंट आज नहीं रहा तो भी जो आईएएस ऑफिसर्स है, आईपीएस ऑफिसर्स है, वो वही के वही रहेंगे, ठीक है। तो पॉलिटिकल पार्टी अगर चेंज हो रही है, इसकी वजह से ये कभी चेंज नहीं होता, ये परमानेंट है, ठीक है। दिस ऑफिसर वर्क अंडर द पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव एंड असिस्ट देम इन कैरिंग आउट डे टू डे एक्टिविटीज। अभी ये जो ऑफिसर्स होते हैं ये क्या करते हैं, ये पॉलिटिशियन जो लोग होते हैं, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव जो लोग होते हैं, उनको काम में मदद करते हैं। मोदी जी है, अमित शाह, ये सब लोगों को काम में मदद कौन करता है, ये आईएएस ऑफिसर्स करते हैं, जो यूपीएससी क्रैक करके गवर्नमेंट सर्वेंट बनते हैं, ठीक है। Why does the political executive have more power? अभी ये जो political executive होते हैं, इनके पास ज्यादा पावर क्यों होती है? Why they are more powerful than others? अभी जो मोदी गवर्नमेंट है या मोदी जी जो है वो प्राइम मिनिस्टर है, उनके पास सबसे ज्यादा पावर है। कोई आईएएस ऑफिसर उनके कोई भी आईएएस ऑफिसर को उनसे ज्यादा पावर नहीं। अभी क्यों इनको सबसे ज्यादा पावर दिया जा रहा है और सिविल सर्वेंट्स को कम पावर क्यों होती है? क्योंकि ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं, दे आर डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल, ठीक है। ये जो पॉलिटिकल लीडर्स होते हैं वो लोगों ने इलेक्ट किए, तो जो कॉन्स्टिट्यूशन होता है वो पावर किसको देता है, लोगों को देता है। तो लोग जिसको पावर दे रहे हैं उसके पास अल्टीमेटली पावर ज्यादा हो जाएगी। और ये जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं, ये जो गवर्नमेंट सर्वेंट्स होते हैं, वो लोगों से इलेक्टेड नहीं होते, तो एग्जाम क्रैक करके आए, तो इसलिए पावर किसके पास ज्यादा होती है, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास ज्यादा होती है, जो लोगों से इलेक्ट होके आते हैं, ठीक है। द सिविल सर्वेंट इज यूजुअली मोर एजुकेटेड एंड हैज मोर एक्सपर्ट। अभी जो सिविल सर्वेंट होता है, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं या जो यूपीएससी क्रैक करके जो गवर्नमेंट ऑफिसर्स बनते हैं, भले ही उनके पास एजुकेशन बहुत ज्यादा है, वो एक्सपर्ट है, इतने डिफिकल्ट एग्जाम क्रैक करके वो सिविल सर्वेंट बने हैं, बट वो क्या करते हैं, बस एडवाइस करने का काम करते हैं। मतलब अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री है तो फाइनेंस मिनिस्ट्री में वो आईएएस ऑफिसर निर्मला सीतारामन जी को क्या करेगा, एडवाइस देगा कि फाइनेंस में ये काम करना चाहिए, ऐसा काम करना चाहिए। पर अल्टीमेट डिसीजन जो होगा वो निर्मला सीतारामन जी के पास होगा। डिसीजन मेकिंग का पार्ट किसके पास होगा, पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के पास होगा। समटाइम द मिनिस्टर्स मे नो वेरी लिटिल अबाउट द टेक्निकल मैटर्स। अभी बहुत बार जो पॉलिटिशियंस होते हैं उनको ये टेक्निकल मैटर्स में बहुत सारी चीजें पता नहीं होती, उतना नॉलेज उनके पास नहीं रहता, तो इसीलिए वो किसकी हेल्प लेते हैं, ये आईएएस ऑफिसर्स की हेल्प लेते हैं और फिर अपना डिसीजन लेते हैं, ठीक है। दिस कुड इजीली हैपन इन ऑल द मिनिस्ट्रीज, डिफेंस, इंडस्ट्री, हेल्थ, साइंस एंड टेक्नोलॉजी। अभी ये जो अलग अलग मिनिस्ट्रीज होते हैं, अलग अलग मिनिस्ट्री में अलग अलग ऑफिसर्स होते हैं, ये सब सारे जो ऑफिसर्स होते हैं वो किसको मदद करते हैं, ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव की मदद करते हैं। ये बात समझ में आ रही है? इन अ डेमोक्रेसी why should the ministers have final say on this matters? इन अ डेमोक्रेसी विल ऑफ द पीपल इज सुप्रीम। अभी जब डेमोक्रेसी की हम बात करते हैं तो यहाँ पे सबसे ज्यादा जो पावर होती है वो किसके पास होती है, लोगों के पास होती है। पीपल हैव द अल्टीमेट पावर। तो लोग जो है, जिस आदमी को, जो रिप्रेजेंटेटिव को इलेक्ट करेंगे, अल्टीमेटली उसके पास पावर ज्यादा हो जाएगी। द मिनिस्टर इज एन इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव ऑफ द पीपल एंड दस एम्पावर्ड टू एक्सरसाइज द विल ऑफ द पीपल। मतलब जो मिनिस्टर होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल होता है और वो लोगों की बात सुन रहा होता है, इसलिए उसको पावर ज्यादा दी गई है। मिनिस्टर आर फाइनली आंसरेबल टू द पीपल। और जितने भी मिनिस्टर होते हैं उनको आंसर करना पड़ता है। किसको आंसर करना पड़ता है, लोगों को आंसर करना पड़ता है। अगले 5 साल बाद जब इलेक्शन, वो उनका जो एक गवर्नमेंट का टेन्योर खत्म हो जाता है, तो अगले 5 साल वापस वो लोगों के पास जाते हैं वोट मांगने के लिए। तब लोग उनको आंसर पूछते हैं कि आपने हमको ये प्रॉमिस किया था, आपने ये प्रॉमिस हमारा पूरा किया कि नहीं किया। ऐसा वो आईएएस ऑफिसर को नहीं पूछते। आईएएस ऑफिसर को इलेक्शन से कोई मतलब नहीं होता, वो एग्जाम क्रैक करके वो तो अभी परमानेंट एग्जीक्यूटिव बन चुका है, ठीक है। तो ये जो अल्टीमेट रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है वो लोगों की किसके ऊपर होती है, ये टेम्पररी एग्जीक्यूटिव के ऊपर होती है, मतलब ये पॉलिटिकल एग्जीक्यूटिव के ऊपर होती है। इसलिए पावर्स भी उनके पास ज्यादा है क्योंकि उनके पास रिस्पॉन्सिबिलिटी ज्यादा है। That is why the minister take all the final decision। इसलिए जो मिनिस्टर्स होते हैं ये फाइनल डिसीजन लेते हैं। The minister is not expect to be an expert। भले वो मिनिस्टर एक्सपर्ट नहीं हो, वो उसको नॉलेज नहीं हो, वो कभी स्कूल में पढ़ा नहीं हो, वो कुछ भी कर रहा हो, उसके पास भले नॉलेज नहीं, पर वो डिसीजन ले सकता है। और हेल्प किसकी लेगा, वो आईएएस ऑफिसर्स की हेल्प लेगा, मतलब ये परमानेंट एग्जीक्यूटिव्स की हेल्प लेगा। द मिनिस्टर टेक द एडवाइस ऑफ द एक्सपर्ट ऑन द टेक्निकल मैटर्स एंड देन टेक द डिसीजन। अभी ये मिनिस्टर होते हैं, उनकी एडवाइस लेते हैं और फिर उसके हिसाब से वो अपने हिसाब से डिसीजन लेते हैं, ठीक है। प्राइम मिनिस्टर एंड द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर। अभी जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं और उसके काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, मैंने पहले बताया जो प्राइम मिनिस्टर होते हैं वो इतनी बड़ी जो गवर्नमेंट होती है अकेले नहीं चला सकते, इसलिए वो कुछ लोगों की अपनी मदद लेते हैं। उसी को क्या बुलाता है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर होता है या कैबिनेट मिनिस्टर्स बुलाता है। अभी मोदी जी जो है वो इंडिया के प्राइम मिनिस्टर है और उनके साथ जो है ये उनका क्या है, कैबिनेट है। मतलब अमित शाह हो गए, नितिन गडकरी जी हो गए, उनको क्या कर रहे हैं, गवर्नमेंट चलाने में मदद कर रहे हैं। Prime Minister is the most important political institution in the country. Yet there is no direct election to the post of Prime Minister। मतलब प्राइम मिनिस्टर एक सबसे बड़ी पोस्ट है इंडिया में, पर उसका डायरेक्ट इलेक्शन नहीं होता, उसका इनडायरेक्ट इलेक्शन होता है, ठीक है। कैसे होता है समझते हैं। प्रेसिडेंट अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। अभी इंडिया में प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर इज अपॉइंटेड बाय प्रेसिडेंट, ठीक है। ये पूरी प्रोसेस को समझते हैं कि प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है, वो काम कैसे होता है। अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अभी याद है, अभी अगले साल चुनाव आने वाले
2024 के इलेक्शंस आने वाले। कौन से इलेक्शंस है? लोकसभा के इलेक्शंस। ठीक है, अभी ये लोकसभा के इलेक्शंस में लोकसभा के कितने सीट्स होते हैं? हम लोगों ने पहले पढ़ा लोकसभा के कितने सीट्स है? 543 सीट्स है। आज प्रेजेंट में 543 सीट्स है, टोटल तो 552 है, पर 543 आज प्रेजेंट है। ठीक है, अभी ये जो लोकसभा की इलेक्शंस है, अलग अलग इंडिया के अलग अलग पार्ट से लोग खड़े होंगे इलेक्शंस के लिए, अपना चुनाव करेंगे, लोग उनको इलेक्ट करेंगे। तो ये 543 मेंबर्स जो है वो अलग 543 कॉन्स्टिट्यूएंसी में से आएंगे इलेक्शन के लिए। तो अभी जो भी पॉलिटिकल पार्टी के पास सबसे ज्यादा मेंबर्स होंगे, इसमें से वो पॉलिटिकल पार्टी क्या करेगी? अपना खुद का गवर्नमेंट बनाएगी। फॉर एग्जांपल आपको गवर्नमेंट बनाने के लिए 275 क्या चाहिए? 275 मेंबर्स चाहिए। मतलब कितने सीट्स चाहिए आपको अगर सेंट्रल लेवल पे गवर्नमेंट बनाना है? तो 275 सीट्स चाहिए। ठीक है, 275 मेंबर्स आपके लोकसभा में इलेक्ट होकर आने चाहिए। फॉर एग्जांपल अगर बीजेपी को नेक्स्ट इलेक्शन में भी पहले इलेक्शन जैसे अगर मेजोरिटी आ जाती है, 300 प्लस सीट्स आ जाती है, ठीक है, 300 प्लस सीट्स, तो यहाँ पे गवर्नमेंट कौन बनाएगा? बीजेपी बनाएगा। अभी ये टाइम पे बीजेपी का जो भी लीडर होगा, ठीक है, बीजेपी का जो भी लीडर होगा वो अल्टीमेटली क्या बन जाएगा? प्राइम मिनिस्टर बन जाएगा। ये प्राइम मिनिस्टर जो होता है, ये प्रोसेस अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर ऐसे होता है। अभी जो पार्टी जो जीती है इलेक्शन में, उसका लीडर प्राइम मिनिस्टर कैसे बनता है? जो प्रेसिडेंट होता है वो प्रेसिडेंट क्या करता है? प्रेसिडेंट इनवाइट करता है वो पॉलिटिकल पार्टी को जिसके पास सबसे ज्यादा सीट्स है, और वो पार्टी का जो लीडर होता है उसको वो क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर बना देता है। तो ये प्राइम मिनिस्टर का प्रोसेस समझ गया। इंडिया में प्राइम मिनिस्टर का इलेक्शन कैसे होता है? द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी। अभी जो प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है? जो मेजोरिटी है, मेजोरिटी जो लीडर होता है, जो भी पार्टी मेजोरिटी में आ जाती है, उसके लीडर को क्या करता है? इनवाइट करता है अपना मेजोरिटी प्रूफ करने के लिए। उसको हाउस में अपनी मेजोरिटी प्रूफ करना होता है। मेजोरिटी प्रूफ करने के बाद उसके लीडर को क्या किया जाता है? प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। द कोलिशन पार्टीज दैट कमांड्स द मेजोरिटी इन द लोकसभा इज द प्राइम मिनिस्टर। In case no single party or alliance gets a majority, the president appoints the person most likely to secure majority. अगर किसी भी पॉलिटिकल पार्टी के पास अगर मेजोरिटी नहीं आ रही, मतलब मिनिमम 275 सीट्स किसी भी पार्टी को अगर नहीं आ रही, कोलिशन गवर्नमेंट बना के भी नहीं आ रही, तो जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास क्या होता है? एक फ्री डिसीजन मेकिंग का एक पार्ट होता है कि वो किसी भी आदमी को, किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को इनवाइट कर सकता है, और उसको अपना फ्लोर पे क्या करना पड़ता है? अपनी मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ती है। एक बार मेजोरिटी प्रूफ हो गई तो वो प्राइम मिनिस्टर, वो पॉलिटिकल पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। द प्राइम मिनिस्टर डज नॉट हैव अ फिक्स्ड टेन्योर, ही कंटिन्यूज इन पावर सो लॉन्ग एज ही रिमेन्स द लीडर ऑफ द मेजोरिटी पार्टी। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका कोई टेन्योर नहीं होता है, वो तब तक प्राइम मिनिस्टर बन के रहता है जब तक उसकी लोकसभा में मेजोरिटी है। अगर जिस दिन उसकी लोकसभा में मेजोरिटी कम हो जाती है, रिक्वायर्ड से 275 सीट से कम हो जाती है, उस दिन उसको रिजिग्नेशन देना पड़ता है। ठीक है, तो कोई फिक्स टेन्योर नहीं है। किसका टेन्योर नहीं है? प्राइम मिनिस्टर का फिक्स टेन्योर नहीं। पर एमपीज का, जो लोकसभा में लोग बैठते हैं, उनका फिक्स टेन्योर है। जो तब तक वो प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट करेंगे तब तक वो प्राइम मिनिस्टर बन के रहेगा। ठीक है, आफ्टर द अपॉइंटमेंट ऑफ द प्राइम मिनिस्टर, द प्रेसिडेंट अपॉइंट्स द अदर मिनिस्टर ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर। अभी एक बार जो प्रेसिडेंट होता है वो प्राइम मिनिस्टर को अपॉइंट कर देता है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? रिकमेंड करता है कुछ लोगों के नाम। क्या करता है? रिकमेंड करता है कुछ लोगों के नाम कि मेरे को ये लोग चाहिए मेरे कैबिनेट में, मेरे को इनकी मदद चाहिए, अमित शाह चाहिए, पीयूष गोयल चाहिए, राजनाथ सिंह जी चाहिए। तो ये सारे लोग मिलकर क्या करते हैं? फिर अपना कैबिनेट बनाते हैं। अभी प्राइम मिनिस्टर क्या करता है? प्राइम मिनिस्टर खुद अपने हिसाब से अपॉइंट करता है कि कौन से लोग कैबिनेट में होने चाहिए। ठीक है, विच आर यूजुअली फ्रॉम द मेजोरिटी पार्टी और द कोलिशन एज द मेजोरिटी इन द लोकसभा। अब ये सारे जो कैबिनेट के जो मेंबर्स होते हैं यूजुअली उनके खुद के पॉलिटिकल मेंबर्स ही होते हैं, पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स होते हैं। अभी दूसरे पॉलिटिकल पार्टी के मेंबर्स क्यों चूज करेंगे अपने कैबिनेट में? ठीक है, द प्राइम मिनिस्टर इज फ्री टू चूज मिनिस्टर्स एज लॉन्ग एज दे आर मेंबर्स ऑफ द पार्लियामेंट। अभी प्राइम मिनिस्टर जो है वो उसी मेंबर को कैबिनेट मिनिस्टर बना सकता है जो इलेक्ट होके आया है। ठीक है, और अगर इलेक्ट होके नहीं आया तो विद इन 6 मंथ्स उसको क्या करना पड़ता है? इलेक्शन जीतना पड़ता है। द पर्सन हु इज नॉट अ मेंबर ऑफ द पार्लियामेंट कैन ओनली बिकम अ मिनिस्टर, मतलब कैन ऑल्सो बिकम अ मिनिस्टर। मतलब ऐसा मेंबर जो इलेक्शन में, जो पार्लियामेंट का मेंबर भी नहीं है, लोकसभा का, राज्यसभा का, किसी का मेंबर नहीं, जिसने चुनाव भी नहीं लड़े, वो भी आदमी यहाँ पे मिनिस्टर बन सकता है। पर उसको क्या करना पड़ेगा? But such a person has to get elected to one of the houses of the parliament within 6 months। मतलब within 6 months उसको कैबिनेट मिनिस्टर बनाने के बाद या कोई भी मिनिस्टर बनाने के बाद within 6 months उसको क्या करना पड़ता है? उसकी मेजोरिटी प्रूफ करनी पड़ती है, या उसको किसी भी एक स्पेसिफिक हाउस में इलेक्ट होकर आना पड़ता है। तभी वो क्या हो सकता है? वो क्या बन सकता है? कैबिनेट का मेंबर बन सकता है या मिनिस्टर बन सकता है। ठीक है, काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, इट इज द ऑफिशियल नेम फॉर द बॉडी दैट इंक्लूड्स ऑल द मिनिस्टर। अभी जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स होते हैं, जितने भी लोग
जितने भी अलग अलग कैबिनेट्स में लोग काम करते हैं, अलग अलग गवर्नमेंट के पोर्टफोलियोज में, कोई एजुकेशन में काम कर रहा है, कोई डिफेंस में काम कर रहा है, ये सारे जो मिनिस्टर्स होते हैं, जो इलेक्टेड होते हैं, उसको क्या बोला जाता है? काउंसिल ऑफ मिनिस्टर बोला जाता है। अभी इट इज यूजुअली 60 to 80 मिनिस्टर ऑफ डिफरेंट रैंक्स। अभी यूजुअली कितने होते हैं? ये 60 to 80 मिनिस्टर्स टोटल होते हैं जो अलग अलग पोर्टफोलियोज में काम करते हैं, ठीक है। डिफरेंट मिनिस्टर्स, अभी डिफरेंट मिनिस्टर्स कौन से मिनिस्टर्स है? पहला कैबिनेट मिनिस्टर्स देखते हैं। कैबिनेट मिनिस्टर्स मतलब इनके पास डिसीजन मेकिंग बहुत ज्यादा होते हैं, ये प्राइम मिनिस्टर के बहुत खासम खास लोग होते हैं। टॉप लेवल लीडर्स ऑफ द रूलिंग पार्टी और पार्टीज हु आर इन चार्ज ऑफ द मेजर मिनिस्ट्रीज। मतलब ये जो कैबिनेट मिनिस्टर्स ऐसे लोग होते हैं जो टॉप सीनियर लीडर्स होते हैं किसी भी पॉलिटिकल पार्टीज के, उन्हीं को क्या बनाया जाता है? कैबिनेट बनाया जाता है। फॉर एग्जांपल मोदी जी के ये कैबिनेट मिनिस्टर्स है, यहाँ पे ये अमित शाह जी है, नितिन गडकरी, ये सबसे सीनियर लीडर है, राजनाथ सिंह जी है, तो इन्हीं लोगों को क्या बनाया जाता है? कैबिनेट। इनके पास डिसीजन मेकिंग का पावर होता है, वो पूरे डिसीजन ये खुद लेते हैं। द कैबिनेट इनर रिंग ऑफ द काउंसिल ऑफ मिनिस्टर, ये जो कैबिनेट का जो इनर सर्कल होता है, जो मेन डिसीजन मेकिंग का काम करता है गवर्नमेंट के, इन्हीं को कैबिनेट बोला जाता है। इट कॉम्प्रोमाइजेस ऑफ 25 मिनिस्टर्स। ये टोटल कितने मिनिस्टर होते हैं कैबिनेट मिनिस्टर? 25 मिनिस्टर्स होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है डिफरेंट मिनिस्टर्स। अभी जो कैबिनेट मिनिस्टर्स होते हैं वो अलग होते हैं, तीन टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं। एक होता है कैबिनेट मिनिस्टर्स, दूसरे होते हैं मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज, विद इंडिपेंडेंट चार्ज, और तीसरे होते हैं मिनिस्टर्स विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज, मतलब इनको बस मिनिस्टर्स भी बुलाया जाता है। अभी कैबिनेट जो होते हैं ये तो मेन लोग होते हैं, पार्टी के ऑफिशियल लोग होते हैं, इनके पास ये बना डिसीजन मेकिंग की बहुत बड़ी पावर होती है, डिसीजन मेकिंग में ये हिस्सा लेते हैं। अभी मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज मतलब क्या? कि ऐसे मिनिस्टर्स जो कैबिनेट मिनिस्टर्स नहीं है पर सीनियर मिनिस्टर्स है, उनको कुछ पोर्टफोलियोज दिए जाते हैं जिसमें वो अपना इंडिपेंडेंटली डिसीजन ले सकते हैं, और ये बाकी के जो दूसरे मिनिस्टर्स होते हैं वो अपने इंडिपेंडेंटली डिसीजन नहीं ले सकते, उनको ये मिनिस्टर्स विद इंडिपेंडेंट चार्ज के अंडर में काम करना पड़ता है या कैबिनेट मिनिस्टर के अंडर में काम करना पड़ता है, ठीक है। तो ये तीन टाइप के मिनिस्टर्स होते हैं, मिनिस्टर्स विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज, मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज और एक कैबिनेट मिनिस्टर। सबसे ये टॉप होते हैं ये कैबिनेट मिनिस्टर होते हैं, फिर उसके नीचे मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज आते हैं, फिर उसके नीचे मिनिस्टर्स आते हैं, ठीक है। यूजुअली इन चार्ज ऑफ स्मॉलर मिनिस्ट्रीज, ये इंडिपेंडेंट चार्ज वाले जो छोटे छोटे मिनिस्ट्रीज होते हैं ये इनको दिए जाते हैं, ठीक है। और जो बड़े बड़े मिनिस्ट्रीज होते हैं वो बड़े बड़े सीनियर ऑफिशियल बड़े पार्टी के सीनियर लोग लेते हैं। दे पार्टिसिपेट इन द कैबिनेट मीटिंग ओनली व्हेन स्पेशली इनवाइटेड। अभी ये जो लोग हैं, ये दोनों जो लोग हैं, ये पार्टी में कैबिनेट मीटिंग में कब पार्टिसिपेट करते हैं? जब उनको बुलाया जाता है, ठीक है। मोदी जी जब उनको कैबिनेट में बुलाएंगे, मीटिंग के लिए बुलाएंगे, तभी उनको आना पड़ेगा, ठीक है। ये उनका क्या होता है? ये स्पेसिफिक रूल हर एक मिनिस्टर्स के डिसाइडेड होते हैं, ठीक है। डिफरेंट मिनिस्टर्स, मिनिस्टर्स ऑफ स्टेट असाइन टू असिस्ट कैबिनेट मिनिस्टर्स एंड द मिनिस्टर ऑफ स्टेट विद इंडिपेंडेंट चार्ज। अभी ये जो बताया मैंने, ये तीन मिनिस्टर्स है, उनको क्या करना पड़ता है? मोदी जी को असिस्ट करना पड़ता है या दूसरे मिनिस्टर्स को असिस्ट करते हैं। कुछ लोग जो है वो इंडिपेंडेंट चार्ज है, वो इंडिपेंडेंटली अपने डिसीजन ले सकते हैं, जो इंडिपेंडेंट चार्ज वाले नहीं है वो इंडिपेंडेंट डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। It is not practical for all the ministers to meet regularly and discuss everything. The decisions are taken in the cabinet meeting. अभी ऐसा इतने सारे मिनिस्टर्स है, इतने सारे पॉलिटिकल पार्टीज के इतने सारे मेंबर्स है, सब मिलकर तो डिसीजन नहीं ले सकते, ठीक है। एक छोटा सा ग्रुप होना चाहिए, जो एक हाई लेवल ऑफ ग्रुप होना चाहिए जो अच्छे डिसीजन ले सकता है। इसीलिए क्या किया जाता है? कैबिनेट मीटिंग होती है, कैबिनेट मेंबर्स होते हैं, वो कैबिनेट मेंबर्स क्या करते हैं? पूरे पार्टी के लिए डिसीजन लेते हैं, गवर्नमेंट के लिए डिसीजन लेते हैं। पार्लियामेंट्री डेमोक्रेसी इज द मोस्ट कंट्रीज इज ऑफन नोन एज कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी ये जो पार्लियामेंट्री जो डेमोक्रेसी होती है, इंडिया की एक पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ डेमोक्रेसी है, तो यहाँ पे ये जो कैबिनेट होता है इसको क्या बोला जाता है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। ऐसी कंट्रीज जहां पे पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट होती है, उसी सरकार को क्या बोला जाता है? कैबिनेट फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है। एवरी मिनिस्ट्री हैज सेक्रेटरीज हु आर सिविल सर्वेंट। अभी हर एक जो मिनिस्ट्री होती है, फॉर एग्जांपल मिनिस्ट्री है एजुकेशन की, मिनिस्ट्री है फाइनेंस की, ठीक है, फिर मिनिस्ट्री है डिफेंस की, ये सारे मिनिस्टर्स को, हर एक मिनिस्टर को एक आईएएस ऑफिसर होता है, उसको ज्वाइंट सेक्रेटरी भी बोला जाता है, ठीक है। वो उनको क्या करता है? हर एक मिनिस्टर को मदद करता है डिसीजन मेकिंग में, उनको सलाह देता है। द सेक्रेटरीज प्रोवाइड द नेसेसरी बैकग्राउंड इंफॉर्मेशन टू द मिनिस्टर। अब ये जो सेक्रेटरीज होते हैं वो क्या करते हैं? रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करते हैं, एक्सपर्टीज प्रोवाइड करते हैं, जो नॉलेज उनके पास नहीं है वो नॉलेज प्रोवाइड करने का काम करते हैं। द कैबिनेट एज अ टीम इज असिस्टेड बाय द कैबिनेट सेक्रेटरीज। और जो कैबिनेट होता है, जो मेन डिसीजन मेकिंग बॉडी होता है, वही सेक्रेटरीज को क्या बोला जाता है? कैबिनेट सेक्रेटरीज बोला जाता है, ठीक है, जो आईएएस ऑफिसर्स होते हैं। हेड ऑफ द गवर्नमेंट द प्राइम मिनिस्टर हैज वाइड रेंजिंग पावर्स। अभी जो प्राइम मिनिस्टर है उसके पावर्स क्या है? पावर्स ऑफ प्राइम मिनिस्टर, ठीक है। द प्राइम मिनिस्टर चेयर कैबिनेट मीटिंग्स। अभी प्राइम मिनिस्टर जो होता है, जितनी भी कैबिनेट मीटिंग्स होती है उसका हेड कौन होता है? प्राइम मिनिस्टर होता है। मतलब कैबिनेट मीटिंग में अलग अलग लोग होंगे, अलग अलग ओपिनियन देंगे, पर लास्ट में किसका सुना जाएगा? प्राइम मिनिस्टर का सुना जाएगा। कोऑर्डिनेट्स द वर्क ऑफ डिफरेंट डिपार्टमेंट्स। वो क्या करते हैं?
अभी आज के जो प्राइम मिनिस्टर है मोदी जी है, मोदी जी क्या करते हैं, सारे जो डिपार्टमेंट जैसे चल रहे हैं उनका डिसीजन लेने का वो काम करते हैं, उसको कोऑर्डिनेट करते हैं। अगर फाइनेंस मिनिस्ट्री में कोई प्रॉब्लम आ रहा है तो मोदी जी क्या करेंगे, अपना फाइनल डिसीजन देंगे, ठीक है। फिर उसके बाद अगर होम अफेयर्स में कोई डिसीजन आ रहा है, मोदी जी उसमें क्या करेंगे, अपना ओपिनियन देंगे, अपना डिसीजन लेंगे। तो वो क्या करते हैं, हर एक डिपार्टमेंट के काम को कोऑर्डिनेट करते हैं, उसको कंट्रोल करते हैं। हिज डिसीजन आर फाइनल इन केस ऑफ डिसएग्रीमेंट। जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसका डिसीजन फाइनल होता है, वो भले फाइनेंस मिनिस्ट्री का हो, डिफेंस मिनिस्ट्री का हो, कोई भी मिनिस्ट्री का हो। मोदी जी ने एक बार बोल दिया, प्राइम मिनिस्टर ने एक बार बोल दिया ये डिसीजन लेना है तो वो लेना पड़ेगा, वो फाइनल डिसीजन रहेगा। एक्सरसाइज जनरल सुपरविजन ऑफ डिफरेंट मिनिस्टर्स। अभी जो मोदी जी है वो दूसरे मिनिस्टर्स के काम को रेगुलेट करते हैं कि कोई भी मिनिस्टर है वो काम सही से कर रहा है कि नहीं, कोई करप्शन हो रहा है कि नहीं, ये सारा देखने का काम किसका होता है, प्राइम मिनिस्टर का होता है, ठीक है। As the head of the government, the prime minister has wide-ranging powers. अभी next power क्या है, distributes and redistributes works of the ministry. अभी जो भी गवर्नमेंट के अलग अलग काम होते हैं, ठीक है, जो भी गवर्नमेंट के अलग अलग काम होते हैं, ये काम डिस्ट्रीब्यूट करने का काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करते हैं। जो प्राइम मिनिस्टर में फॉर एग्जांपल अगर महाराष्ट्र में या कोई भी दूसरे स्टेट में राइट्स हो गए तो ये राइट सॉल्व करने का काम मोदी जी किसी एक मिनिस्टर को दे सकते हैं कि आप जाओ यहाँ पे प्रॉब्लम जल्दी सॉल्व करके आओ। तो इंडिया में जो भी अलग अलग काम होते हैं ये काम देने का काम कौन करता है, प्राइम मिनिस्टर करता है। अलग अलग मिनिस्टर को काम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं। ही हैज द पावर टू डिसमिस मिनिस्टर, मतलब किसी भी मिनिस्टर को, वो भले कैबिनेट मिनिस्टर हो, मिनिस्टर विद इंडिपेंडेंट चार्ज हो, मिनिस्टर विदाउट इंडिपेंडेंट चार्ज हो, कोई भी आदमी हो, जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो विद इन मिनट्स किसी भी मिनिस्टर को रिमूव कर सकता है अपने काम से। उनको कोई रीजन भी देने की जरूरत नहीं है, उसको विद इन सेकेंड्स क्या कर सकता है, अपने पोस्ट से निकाल सकते हैं। When the prime minister quits, the entire ministry quits. मतलब जब प्राइम मिनिस्टर जब रिजाइन कर देते हैं तो सारे मिनिस्ट्री को क्या करना पड़ता है, रिजाइन करना पड़ता है, ठीक है। द ऑल मिनिस्टर वर्क अंडर द लीडरशिप। अभी जितने भी मिनिस्टर्स होते हैं वो किसके लीडरशिप में अंडर में काम करते हैं, प्राइम मिनिस्टर के लीडरशिप में काम करते हैं। मतलब प्राइम मिनिस्टर जो बोलेंगे वो सारे मिनिस्टर को सुनना पड़ेगा। इफ द कैबिनेट इज द मोस्ट पावरफुल इंस्टीट्यूशन इन इंडिया, विद इन द कैबिनेट इट इज द प्राइम मिनिस्टर इज मोस्ट पावरफुल। अभी इंडिया में सबसे जो पावरफुल इंस्टीट्यूशन अगर कैबिनेट है तो ये कैबिनेट का भी जो लीडर होता है वो सबसे पावरफुल हो जाएगा। जो प्राइम मिनिस्टर है वो कैबिनेट को चेयर करता है, तो प्राइम मिनिस्टर क्या है, सबसे ज्यादा पावरफुल है, ठीक है। The power of the prime minister in all the parliamentary democracies of the world have increased so much in the recent decades. अभी वर्ल्ड में जितनी भी डेमोक्रेसीज है उसमें जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसकी जो पावर है वो दिन ब दिन बढ़ते ही जा रही है, क्योंकि उसके रोज रिस्पॉन्सिबिलिटीज बढ़ते जा रहे हैं। As the political parties has come to play a major role in politics, it is the prime minister control the cabinet and the parliament through the party. अभी जो पार्लियामेंट जो होता है, पार्लियामेंट में जितने भी बीजेपी के जो मेंबर्स होते हैं उसको कंट्रोल कौन करता है, बीजेपी का लीडर कंट्रोल करेगा। जो प्राइम मिनिस्टर होगा वही पार्लियामेंट में, लोकसभा में उसके जो मेंबर्स होंगे उनको कंट्रोल करेगा और कैबिनेट को भी कंट्रोल करेगा, ठीक है। द मीडिया आल्सो कंट्रीब्यूट्स टू द ट्रेंड बाय मेकिंग पॉलिटिक्स एंड इलेक्शंस एज अ कंपटीशन बिटवीन द लीडर्स ऑफ द पार्टी। अभी जो मीडिया होती है यही पॉलिटिशियंस में क्या कर देती है, झगड़ा लगा देती है, उनके बीच में कंपटीशन क्रिएट कर देती है। द एक्सटेंट ऑफ पावर बिल्डेड बाय द प्राइम मिनिस्टर डिपेंड ऑन द पर्सनैलिटी ऑफ द पर्सन होल्डिंग द पोजीशन। मतलब प्राइम मिनिस्टर की कैसी पावर होगी वो एक पर्सन टू पर्सन डिपेंड करता है, ठीक है। अगर जो प्राइम मिनिस्टर है उसका डिसीजन मेकिंग बहुत फास्ट है, उसका जो एक एटीट्यूड है वो डिसीजन मेकिंग का बहुत फास्ट है, काम उसका बहुत अच्छा चल रहा है, करप्शन फ्री चल रहा है, तो उसकी पोजीशन अलग हो जाती है प्राइम मिनिस्टर की, ठीक है। लिमिटेशंस ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। अभी लिमिटेशंस मतलब रेस्ट्रिक्शंस, ठीक है। रेस्ट्रिक्शन मतलब जो क्या है, पावर जो है प्राइम मिनिस्टर की उसके ऊपर लिमिटेशंस क्या है, मतलब कितने पावर्स है, लिमिटेड पावर्स कितने हैं, ठीक है। राइज ऑफ द कोलिशन पार्टीज हैज इंपोर्ट अ सर्टेन कंस्ट्रेंट ऑन द पावर ऑफ द प्राइम मिनिस्टर। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर है उसकी पावर कम कैसे हो जाती है, अगर उसके पास मेजोरिटी नहीं है लोकसभा में, अगर उनकी पार्टी की ज्यादा मेंबर्स चुन के नहीं है, उनको कोलिशन गवर्नमेंट बनाना पड़ रहा है, तो इससे प्राइम मिनिस्टर की पावर बहुत कम हो जाती है, उसको फिर बाकी दूसरे लोगों का सुनना पड़ता है। कोलिशन गवर्नमेंट क्या होती है, कोलिशन गवर्नमेंट मतलब जब लोकसभा में किसी भी पॉलिटिकल पार्टी को 275 सीट्स नहीं आते तो उनको दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का सहारा लेना पड़ता है और अपनी गवर्नमेंट बनानी पड़ती है। तो गवर्नमेंट बनाने के बाद उनको अगर दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का आप लोग अगर सहारा ले लो तो दूसरे पॉलिटिकल पार्टी का भी सुनना पड़ेगा। तो ऐसे केस में प्राइम मिनिस्टर की पावर क्या हो जाती है, कम हो जाती है। प्राइम मिनिस्टर ऑफ द कोलिशन गवर्नमेंट कैन नॉट टेक डिसीजन एज ही लाइक्स। अभी जो कोलिशन गवर्नमेंट में जो भी गवर्नमेंट बनती है उसमें प्राइम मिनिस्टर अपने हिसाब से डिसीजन नहीं ले सकता, उसको दूसरे पार्टी का भी सुनना पड़ता है, सारे मेंबर्स का सुनना पड़ता है। फॉर एग्जांपल आज देखो, आज जो मोदी गवर्नमेंट है, आज मेजोरिटी गवर्नमेंट है, मोदी गवर्नमेंट को किसी का सुनना नहीं पड़ता, किसी पार्टी का नहीं सुनना पड़ता, वो इंडिपेंडेंटली अपना डिसीजन लेते, इसलिए डिसीजन बहुत फास्ट भी हो रहा है। He has to accommodate different groups and factions in the party as well as among alliances. मतलब उसको पार्टी में जितने भी कोलिशन गवर्नमेंट में जितने भी पॉलिटिकल पार्टीज को इन्वॉल्व किया गया सब लोगों का उसको क्या करना पड़ता है, सुनना पड़ता है। Has to head to the views and position of the coalition partners and other partners on whose support the survival of the government depend. मतलब जितने भी लोग हैं उनके व्यूज ओपिनियंस प्राइम मिनिस्टर को लेना पड़ता है, तभी वो फाइनली क्या कर सकता है, डिसीजन ले सकता है। अगर कोई भी मेंबर नाराज हो गया
तो वो सरकार क्या हो सकती है, गिर सकती है, वो अपना सपोर्ट है वो छोड़ देगा। ठीक है, अगर सपोर्ट चले गया तो गवर्नमेंट गिर जाएगी। अभी नेक्स्ट है प्रेसिडेंट। प्रेसिडेंट जो है वो क्या है, हेड ऑफ द स्टेट है। यहाँ पे स्टेट मतलब किसकी बात कर रहे हैं, यहाँ पे स्टेट मतलब कंट्री की बात की जा रही है। इन आवर पॉलिटिकल सिस्टम द हेड ऑफ द स्टेट एक्सरसाइज ओनली नॉमिनल पावर्स। अभी इंडिया एक पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट है। पार्लियामेंट्री सिस्टम में जो एक्चुअल जो पावर्स होती है वो प्राइम मिनिस्टर के पास ज्यादा होती है, क्योंकि प्राइम मिनिस्टर इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। ठीक है, मतलब इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। और जो प्रेसिडेंट होता है उसके पास बहुत नॉमिनल पावर्स है, मतलब प्रेसिडेंट इज ओनली अ सेरेमोनियल हेड। ही सुपरवाइजेस द ओवरऑल फंक्शनिंग ऑफ ऑल द पॉलिटिकल इंस्टीट्यूशन। जो प्राइम प्रेसिडेंट होता है वो क्या करता है, बस सुपरवाइज करने का काम करता है हर एक इंस्टीट्यूशन को कि काम सही चल रहा है नहीं चल रहा है। सो दे ऑपरेट इन हार्मनी टू अचीव द ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द स्टेट। मतलब कि अपना जो कंट्री है वो डेमोक्रेसी के हिसाब से चल रहा है कि नहीं, सब प्रिंसिपल्स फॉलो हो रहे हैं कि नहीं, ये देखने का काम प्रेसिडेंट करता है। द प्रेसिडेंट इज नॉट इलेक्टेड डायरेक्टली बाय द पीपल बट इनडायरेक्टली बाय द एमपीज एंड एमएलएज। प्रेसिडेंट होता है ये क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड है। क्या है, इनडायरेक्टली इलेक्टेड। और जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड होता है। ठीक है, बस उसको प्रेसिडेंट जो होता है वो इनवाइट करता है, उसका पॉलिटिकल पार्टी का लीडर प्राइम मिनिस्टर बन जाता है। अ कैंडिडेट स्टैंडिंग फॉर द प्रेसिडेंट पोस्ट हैज टू गेट अ मेजॉरिटी वोट टू विन द इलेक्शन। मतलब जो भी लोग प्रेसिडेंट के पोस्ट के लिए इलेक्शन में खड़े हैं, ठीक है, और जो मेंबर को, जो आदमी को प्रेसिडेंट पोस्ट के लिए जो खड़ा है उसको ज्यादा से ज्यादा एमपीज एमएलएस के वोट मिलेगा, वो आदमी क्या होगा, प्रेसिडेंट बन जाएगा। दिस एंश्योर दैट द प्रेसिडेंट कैन बी सीन टू रिप्रेजेंट द एंटायर नेशन। इसी की वजह से जो प्रेसिडेंट होता है वो किसको रिप्रेजेंट कर रहा है, वो एंटायर नेशन को रिप्रेजेंट करता है। जो एमपीज होते हैं ये एमपीज तो सेंट्रल गवर्नमेंट के होते हैं, और जो एमएलएज होते हैं वो अलग अलग स्टेट्स के होते हैं। At the same time, the president can never claim the kind of direct popular mandate that the PM can. पर इसी के वजह से जो प्राइम मिनिस्टर होता है उसके पास ज्यादा पावर्स है, क्योंकि जो प्राइम मिनिस्टर होता है वो डायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल है और जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्टेड बाय पीपल। दिस एंश्योर दैट ही रिमेन्स ओनली अ नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। और इसी की वजह से क्या रहता है, जो प्रेसिडेंट है वो हमेशा नॉमिनल एग्जीक्यूटिव बन के रह जाता है। अभी प्रेसिडेंट की पावर्स क्या क्या है, प्रेसिडेंट की क्या क्या पावर्स है। ऑल गवर्नमेंट एक्टिविटीज टेक्स प्लेस इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब गवर्नमेंट के जितने भी एक्टिविटीज हो रहे हैं वो किसके नाम से होते हैं, वो प्रेसिडेंट के नाम से होते हैं। फॉर एग्जांपल अगर इंडिया को बाहर किसी कंट्री के साथ ट्रेड करना है तो जो एग्रीमेंट साइन होगा वो प्रेसिडेंट के नाम से साइन होगा। ठीक है, जो भी कोई भी पुलिस वारंट, आपके जो ऑफिसर का जो वारंट होता है वो आपको अगर अरेस्ट करने के लिए आ रहा है तो वो किसके नाम से आ रहा है, वो प्रेसिडेंट के नाम से आएगा। आप अगर यूपीएससी का एग्जाम क्रैक कर रहे हो तो आपको इन्विटेशन सीधा प्रेसिडेंट के नाम से आएगा कि यू हैव बीन सिलेक्टेड फॉर द यूपीएससी सर्वेंट। ठीक है, ये सारा जो है ये किसके नाम से हो रहा है, ये प्रेसिडेंट के नाम से हो रहा है। ऑल लॉज एंड मेजर पॉलिसी डिसीजन ऑफ द गवर्नमेंट आर इशूड इन द प्रेसिडेंट नेम। मतलब जितने भी लॉज इंडिया में बनाए जा रहे हैं, जितने भी पॉलिसीज इंडिया में इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं वो किसके नाम से की जा रही है, प्रेसिडेंट के नाम से की जा रही है। ऑल मेजर अपॉइंटमेंट्स आर मेड इन द नेम ऑफ द प्रेसिडेंट। मतलब जो अपॉइंटमेंट्स होती है ये भी प्रेसिडेंट के नाम से होती है। मतलब आप अगर अपॉइंटमेंट कर रहे हो, किसका अपॉइंटमेंट कर रहे हो, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया का अपॉइंट कर रहे हो तो वो प्रेसिडेंट ही करेगा, प्रेसिडेंट के नाम से होगा। जजेस ऑफ सुप्रीम कोर्ट, जो सुप्रीम कोर्ट के जजेस है वो भी उसके नाम से होंगे। जो हाई कोर्ट के जजेस है वो भी किसके नाम से हो रहे हैं, प्रेसिडेंट के नाम से हो रहे हैं। मतलब प्रेसिडेंट खुद उसको अपॉइंट कर रहा है। ऑल द इंटरनेशनल ट्रीटीज, मतलब जो भी इंटरनेशनल ट्रीटीज, फॉर एग्जांपल इंडिया को और यूएसए को एक एग्रीमेंट साइन करना है तो वो एग्रीमेंट भी किसके नाम से साइन होगा, प्रेसिडेंट के नाम से साइन होगा। द प्रेसिडेंट इज द सुप्रीम कमांडर ऑफ द डिफेंस फोर्सेस। मतलब जो प्रेसिडेंट होता है ये एक सुप्रीम कमांडर है इंडिया में सारे डिफेंस फोर्सेस का। इंडिया में नेवी है, इंडिया में आर्मी है, इंडिया में एयरफोर्स है, ये सारे फोर्सेस का, डिफेंस फोर्सेस का हेड कौन है, ये कमांडर, सुप्रीम कमांडर है प्रेसिडेंट। ठीक है, द प्रेसिडेंट एक्सरसाइज ऑल दिस पावर्स ओनली ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। अब ये प्रेसिडेंट के पास जितने भी पावर्स है ये पावर वो कब एक्सरसाइज कर सकता है, ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स, ऑन द एडवाइस ऑफ ऑन द एडवाइस ऑफ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स। मतलब जो प्राइम मिनिस्टर और जो कैबिनेट बोलेगा वो जो प्रेसिडेंट है उसको सुनना पड़ेगा। ठीक है, मतलब ये जो प्रेसिडेंट है ये इंडिपेंडेंटली अपना काम तो नहीं करता, पर जो प्राइम मिनिस्टर बोलेगा, जो कैबिनेट बोलेगा उसके हिसाब से उसको काम करना पड़ेगा। व्हाट डज द प्रेसिडेंट रियली डू? देयर इज वन मेजर इंपॉर्टेंट थिंग ही डज ऑन हिज ओन इज अपॉइंट द प्राइम मिनिस्टर। मतलब एक काम जो है वो अपने हिसाब से करता है, वो क्या है, अपॉइंटमेंट ऑफ प्राइम मिनिस्टर। When a party or coalition of the parties secure a clear majority in the election, the president has to appoint the leader of the majority. मतलब ऐसी अगर कोई पॉलिटिकल पार्टी है उसको मेजोरिटी वोट्स आ जाते हैं या मेजोरिटी मेंबर्स उसी खुद पॉलिटिकल पार्टीज के होते हैं तो यहाँ पे जो पार्टी का जो लीडर होता है वही पार्टी के लीडर को क्या बनाया जाता है, प्राइम मिनिस्टर बनाया जाता है। पर अगर कोलिशन गवर्नमेंट बन रही है, ठीक है, पर अगर कोई भी आदमी अगर अपनी मेजोरिटी प्रूफ नहीं कर पा रहा है
कोई भी पॉलिटिकल पार्टी अपनी मेजोरिटी प्रूव नहीं कर पा रही, तो ऐसे केस में जो प्राइम मिनिस्टर, जो प्रेसिडेंट होता है, उसको एक फ्री हैंड मिल जाता है कि वो किसी भी आदमी को क्या कर सकता है, इन्वाइट कर सकता है, उसको अपनी मेजोरिटी प्रूव करने के लिए बोल सकता है। When no party or coalition gets a majority in the Lok Sabha, the president exercises his discretion। मतलब कोई भी पॉलिटिकल पार्टी को जब मेजोरिटी वोट्स नहीं होते तो वो किसी भी आदमी को क्या कर सकता है, इनवाइट कर सकता है अपना मेजोरिटी प्रूव करने के लिए, ठीक है। द प्रेसिडेंट ऑल ओवर द वर्ल्ड आर नॉट ऑलवेज नॉमिनल एग्जीक्यूटिव। अभी इंडिया में जो प्रेसिडेंट की जो हालत है वो पूरे वर्ल्ड में नहीं, यूएसए में उल्टा होता है। यूएसए में जो सारी पावर्स होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है। In many countries of the world, the president is both the head of the state and the head of the government। बहुत सारे कंट्रीज में जो प्रेसिडेंट जो होता है वही हेड ऑफ द स्टेट भी होता है और वो हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी होता है। मतलब प्राइम मिनिस्टर और प्रेसिडेंट जो होता है वो एक ही होता है बहुत सारे स्टेट में। सारी जो पावर होती है प्राइम मिनिस्टर की वो प्रेसिडेंट के पास होती है। फॉर एग्जांपल जो यूएस है, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका, यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में जो टॉप पोजीशन है किसकी है, प्रेसिडेंट की है। सारी जो पावर्स होती है वो प्रेसिडेंट के पास होती है, ठीक है। उसको हेड ऑफ द स्टेट भी बोला जाता है और हेड ऑफ द गवर्नमेंट भी बोला जाता है। द प्रेसिडेंट ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका इज द मोस्ट वेल नोन एग्जांपल ऑफ दिस प्रेसिडेंट। मतलब जो यूएसए है, ये यूएसए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका है, ये बहुत बढ़िया एग्जांपल है ये समझने का। द यूएस प्रेसिडेंट इज डायरेक्टली इलेक्टेड बाय द पीपल। अभी यूएसए का जो प्रेसिडेंट है वो लोगों से डायरेक्ट इलेक्ट होता है। इंडिया का जो प्रेसिडेंट है वो इनडायरेक्टली इलेक्ट हो रहा है ना, एमपीज एमएलए उसको इलेक्ट कर रहे हैं। पर यूएसए में जो होता है उसको सीधा जो लोग होते हैं वो डायरेक्टली इलेक्ट करते हैं, इसलिए पावर जो है किसके पास ज्यादा है, वहां पे प्रेसिडेंट के पास ज्यादा है। प्रेसिडेंट डज नॉट नीड द सपोर्ट ऑफ द मेजोरिटी ऑफ द मेंबर्स। अभी जो प्रेसिडेंट होता है इंडिया में, कैसे आज जो प्राइम मिनिस्टर है भले वो सबसे ज्यादा पावरफुल है पर उसको मेजोरिटी चाहिए कहां पे, लोकसभा में। जब तक लोकसभा वो प्रेसिडेंट प्राइम मिनिस्टर को सपोर्ट कर रही है तब तक वो प्राइम मिनिस्टर काम कर सकता है। पर यूएसए में ऐसा नहीं है। यूएसए में जो प्राइम मिनिस्टर प्रेसिडेंट जो होता है वो, यूएसए में जो प्रेसिडेंट है वो प्रेसिडेंट जो है उसको कोई असेंबली की सपोर्ट की जरूरत नहीं है, कोई हाउस की सपोर्ट की जरूरत नहीं। एक बार वो इलेक्ट हो गया तो अपना इंडिपेंडेंटली क्या कर सकता है, वो काम कर सकता है। He has a fixed tenure of 4 years। अभी यहाँ पे जो यूएसए है, यूएसए में जो प्रेसिडेंट होता है उसका टेन्योर कितना होता है, 4 साल का होता है, ठीक है। इंडिया में टेन्योर कितना है, 5 साल का है। The model is followed in most of the countries of Latin America and many of the ex-Soviet countries। अभी यही जो मॉडल है ये बहुत सारे कंट्रीज में फॉलो किया जाता है, जैसे कि सोवियत यूनियन के जो कंट्रीज होते थे, ठीक है, वो कंट्रीज में फॉलो किया जाता है। गिविंग द सेंट्रलिटी ऑफ द प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ द गवर्नमेंट, इट इज कॉल्ड एज प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। अभी यही फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट जहां पे प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा सुप्रीम होता है, प्रेसिडेंट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है, इसी गवर्नमेंट को क्या बोला जाता है, प्रेसिडेंशियल फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट बोला जाता है, ठीक है। देयरफॉर आवर सिस्टम इज कॉल्ड एज पार्लियामेंट्री फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट। और इंडिया के जो फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट है उसको क्या बोला जा रहा है, यहाँ पे इंडिया की फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट को बोला जा रहा है पार्लियामेंट्री सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट और यूएसए की प्रेसिडेंशियल सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट। अभी लास्ट है जुडिशरी। अभी जुडिशरी जो है, ये जुडिशरी मतलब कोर्ट्स होते हैं जो डिस्प्यूट सॉल्व करने का काम करते हैं, जो झगड़े वो सॉल्व करने का काम करते हैं। ऑल द कोर्ट्स एट डिफरेंट लेवल इन द कंट्री पुट टुगेदर इज कॉल्ड एज जुडिशरी। अभी इंडिया में जितने भी कोर्ट है, सुप्रीम कोर्ट से लेके नीचे डिस्ट्रिक्ट कोर्ट तक, सारे कोर्ट्स को क्या बोला जा रहा है, जुडिशरी बोला जा रहा है। तो इंडिया में जो टॉप पोजीशन है, टॉप पोजीशन पे सुप्रीम कोर्ट होता है जो दिल्ली में है, ठीक है। इंडिया में एक ही सुप्रीम कोर्ट है दिल्ली का, और जो हाई कोर्ट होता है वो एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। एक हाई कोर्ट एक से ज्यादा स्टेट का भी हो सकता है पर मिनिमम एक स्टेट का एक हाई कोर्ट होता है, ठीक है। ये यहाँ पे हाई कोर्ट, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है एक स्पेसिफिक, एक डिस्ट्रिक्ट का एक डिस्ट्रिक्ट कोर्ट होता है। फिर नीचे जो होते हैं ये लोकल कोर्ट्स होते हैं। अभी जो केसेस जो होते हैं यहाँ पे हाई कोर्ट तक, यहाँ पे अलग अलग स्टेट का हाई कोर्ट होता है। डिस्ट्रिक्ट में दो अलग अलग केस कोर्ट्स होते हैं, एक तो सिविल कोर्ट होता है और एक क्रिमिनल कोर्ट होता है। क्रिमिनल मतलब सिविल कोर्ट मतलब ऐसे केसेस वहां पे रन किए जाते हैं, ऐसे केसेस वहां पे चलते हैं जो कि मतलब छोटे मोटे घर के डिस्प्यूट्स हो गए, प्रॉपर्टी डिस्प्यूट्स हो गया, ये केसेस यहाँ पे सिविल कोर्ट में रन होते हैं। और जो क्रिमिनल केसेस है वो क्रिमिनल केसेस में रन होते हैं, मतलब किसी का मर्डर कर दिया, किसी को किडनैप कर दिया, ठीक है। तो ये सारे जो केसेस होते हैं ये बाइफर्केशन यहाँ पे देखने को मिलता है जुडिशरी में। इंडिया हैज एन इंटीग्रेटेड जुडिशरी व्हिच मींस द सुप्रीम कोर्ट कंट्रोल्स द जुडिशियल एडमिनिस्ट्रेशन। अभी इंडिया में जो टॉप कोर्ट है वो सुप्रीम कोर्ट है। सुप्रीम कोर्ट ही है वो क्या करता है, बाकी सारे नीचे के जो कोर्ट्स है, ये सुप्रीम कोर्ट जो है, ठीक है, ये सुप्रीम कोर्ट है, ये सुप्रीम कोर्ट टॉप कोर्ट है, ये टॉप है मतलब एपेक्स कोर्ट है। ये कोर्ट जो है ये बाकी सारे नीचे को क्या करता है, कंट्रोल करता है, एडमिनिस्टर करता है, ठीक है। इट्स डिसीजन आर बाइंडिंग ऑन अदर कोर्ट्स ऑफ द कंट्री। मतलब जो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट देगा, सुप्रीम कोर्ट ने अगर कोई डिसीजन दे दिया तो ये इंडिया सुप्रीम कोर्ट के नीचे जितने भी कोर्ट्स है वो सबको डिसीजन क्या करना पड़ेगा, मानना पड़ेगा। इट इज द हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील इन द सिविल एंड क्रिमिनल केसेस। हाईएस्ट कोर्ट ऑफ अपील मतलब क्या, आपको अगर कोई केस चल रहा है, डिस्प्यूट चल रहा है, ठीक है, जुडिशरी में आपका झगड़ा चल रहा है, तो आप सबसे पहले लोकल कोर्ट में जाओगे, ठीक है।
लोकल कोर्ट में जाओगे, अगर लोकल कोर्ट में आपकी सुनवाई हो गई, लोकल कोर्ट ने बोल दिया कि आप गुनहगार है, तो आप वापस कहाँ किसके पास ऑब्जेक्ट कर सकते हैं, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में जा सकते हैं। डिस्ट्रिक्ट कोर्ट में वापस आपका केस चलेगा, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने भी बोल दिया आप गुनहगार है, तो आप कहाँ जा सकते हो, हाई कोर्ट जा सकते हो। हाई कोर्ट भी वापस आपका केस रन करेगा, वापस सुनवाई होगी, वापस ट्रायल रन होगा। अगर हाई कोर्ट ने बोल दिया कि आप वापस गुनहगार हो, तो आप लास्ट में जा सकते हैं सुप्रीम कोर्ट में। अगर एक बार सुप्रीम कोर्ट ने बोल दिया, एक डिसीजन दे दिया कि आप गुनहगार हो, तो आपको क्या करना पड़ेगा, आपको सजा देनी पड़ेगी, और इसके आगे आप ऊपर किसी कोर्ट में जा नहीं सकते, ट्रायल रन नहीं कर सकते। ठीक है, तो सुप्रीम कोर्ट का जो डिसीजन होगा वो फाइनल होगा। ठीक है, इट कैन टेक एनी डिस्प्यूट। अभी जो सुप्रीम कोर्ट होता है, ये कौन से झगड़े एंटरटेन कर सकता है। ठीक है, पहला झगड़ा कौन सा है, बिटवीन सिटीजन्स ऑफ द कंट्री, मतलब आपके और मेरे जैसे सिटीजन्स है, उनके बीच के जो झगड़े हैं वो कोर्ट एंटरटेन कर सकता है। ठीक है, अभी जो कोर्ट है दूसरा कौन सा, सिटीजन्स और गवर्नमेंट के बीच में। अगर मतलब जो लोग है किसी भी कंट्री के मतलब अपने कंट्री के जो लोग है, वो अगर लोगों का झगड़ा हो रहा है गवर्नमेंट के साथ में, मतलब सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, अगर मोदी जी के साथ झगड़ा हो रहा है या उनके चीफ मिनिस्टर के साथ झगड़ा हो रहा है, वो भी डिस्प्यूट कौन सॉल्व करेगा, सुप्रीम कोर्ट, मतलब जुडिशरी सॉल्व करेगा। अगर दो गवर्नमेंट्स के बीच में झगड़ा हो रहा है, ठीक है, मतलब यहाँ पे कर्नाटका गवर्नमेंट के बीच में और महाराष्ट्र गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो ये झगड़ा भी कौन सॉल्व करेगा, जुडिशरी सॉल्व करेगा। अगर एक स्टेट गवर्नमेंट के बीच में और सेंट्रल गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो रहा है, तो ये भी कौन सॉल्व करेगा, ये सॉल्व करेगा जुडिशरी। मतलब मोदी जी के बीच में झगड़ा हो रहा है, कोई भी स्टेट गवर्नमेंट के बीच में झगड़ा हो रहा है, ये भी झगड़े, ये सारे झगड़े कौन सॉल्व करता है, ओनली जुडिशरी। सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट जो होते हैं, ये सब केसेस क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं। इंडिपेंडेंस ऑफ द जुडिशरी मींस दैट इट इज नॉट अंडर द कंट्रोल ऑफ लेजिस्लेटिव एग्जीक्यूटिव। मतलब ये जो जुडिशरी है, ये सबसे ज्यादा इंडिपेंडेंट ऑर्गेनाइजेशन है, मतलब उसको लेजिस्लेटिव पर ये करने की जरूरत नहीं है और एग्जीक्यूटिव पर टिकने की जरूरत नहीं है, वो अपना इंडिपेंडेंटली काम करता है। ठीक है, और दोनों को डोमिनेट करने की भी बहुत बार कोशिश करता है। द जजेस डू नॉट एक्ट ऑन द डायरेक्शन ऑफ द गवर्नमेंट और अकॉर्डिंग टू द विशेस ऑफ द पार्टी इन पावर। अभी जो जजेस होते हैं, वो जजेस अपना इंडिपेंडेंटली काम करते हैं, वो कोई भी पॉलिटिकल आदमी की बात नहीं सुनते, किसी पॉलिटिकल पार्टी की बात नहीं सुनते। जो भी डिस्प्यूट उनके सामने आते हैं, वो न्यूट्रली उसको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, किसी की साइड नहीं लेते। अपॉइंटमेंट ऑफ द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। अभी जो सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस होते हैं, उनका अपॉइंटमेंट कैसे होता है, द जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट आर अपॉइंटेड बाय द प्रेसिडेंट। अभी जो जजेस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट होते हैं, उनको अपॉइंट कौन करता है, प्रेसिडेंट करता है, ऑन द एडवाइस ऑफ प्राइम मिनिस्टर एंड इन कंसल्टेशन विद द चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट। मतलब सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस है, उनका अपॉइंटमेंट कितने लोग कर रहे हैं, सुप्रीम कोर्ट के जो जजेस हैं, उनका अपॉइंटमेंट पहले तो प्रेसिडेंट को किसका कंसल्टेशन लेना पड़ रहा है, प्राइम मिनिस्टर का, और किसका लेना पड़ रहा है, चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया है, तो सुप्रीम कोर्ट के जज से ये तीनों मिलके क्या करते हैं, उनको अपॉइंट करते हैं। वंस अ पर्सन इज अपॉइंटेड एज अ जज ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और द हाई कोर्ट, इट इज नियरली इम्पॉसिबल टू रिमूव हिम। मतलब एक बार आप सुप्रीम कोर्ट के जज बन जाते हो, तो आपको रिमूव करना बहुत मुश्किल होता है। वहां पे अलग से बिल पास करना पड़ता है, अलग से जो बिल होता है वो लोकसभा में भी पास होगा, राज्यसभा में पास होगा, तभी जाके जो कोई सुप्रीम कोर्ट का जो जज है वो रिमूव हो सकता है। तो ये जो प्रोसेस है रिमूव करने की, बहुत ज्यादा रिजिड है। A judge can be removed only by the impeachment motion passed by separately by the 2/3। अभी यही प्रोसेस को क्या बोला जाता है, ये बिल नहीं बोला जाता है, उसको इम्पीचमेंट मोशन बोला जाता है। और यही इम्पीचमेंट मोशन ये दोनों हाउसेज में रन करना पड़ता है, जब तभी कोई भी जज क्या हो सकता है, रिमूव हो सकता है, उसको उसके सर्विसेज से भगाया जा सकता है। द जुडिशरी इन इंडिया इज ऑल्सो वन ऑफ द मोस्ट पावरफुल इन द वर्ल्ड। अभी इंडिया का जो जुडिशरी है, ये वर्ल्ड में सबसे ज्यादा पावरफुल है, क्योंकि उसके पास एक बहुत बड़ा वेपन है। ये वेपन को क्या बोला जाता है, जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। क्या बोला जा रहा है, जुडिशियल रिव्यू। जुडिशियल रिव्यू मतलब क्या, अगर इंडिया में कोई भी लॉ बन रहा है, कोई भी डिसीजन ले रहा है, ठीक है, तो ये डिसीजन कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, ये लॉ कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं, ये चेक करने का काम कौन करता है, सुप्रीम कोर्ट करता है। ठीक है, अगर वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है, तो लॉ को भी एक दिन में डिस्कार्ड किया जा सकता है, और वो डिसीजन को भी डिस्कार्ड किया जा सकता है। वो भले वो डिसीजन प्राइम मिनिस्टर ने लिया हो, प्रेसिडेंट ने लिया हो, या कोई मिनिस्टर ने लिया हो। ठीक है, द सुप्रीम कोर्ट एंड द हाई कोर्ट हैव द पावर टू इंटरप्रेट द कॉन्स्टिट्यूशन। पहला पावर उनके पास क्या है, कॉन्स्टिट्यूशन में क्या लिखा है वो उसको इंटरप्रेट कर सकते हैं। मतलब बाकी जो मिनिस्टर्स हैं उनको समझा सकते हैं कि कॉन्स्टिट्यूशन का में जो प्रिंसिपल्स है, कॉन्स्टिट्यूशन में जो भी लॉज लिखे गए, उसका मतलब ऐसा होता है, ऐसा नहीं होता। ठीक है, तो इंटरप्रिटेशन का हक किसको दिया गया है, सुप्रीम कोर्ट को दिया गया है। दे कैन डिटरमाइन द कॉन्स्टिट्यूशनल वैलिडिटी ऑफ एनी लेजिस्लेचर और एक्शन ऑफ द एग्जीक्यूटिव इन द कंट्री व्हेन इट इज चैलेंज बिफोर देम। इट इज कॉल्ड एज जुडिशियल रिव्यू। इसी को क्या बोला जा रहा है, जुडिशियल रिव्यू बोला जा रहा है। मतलब कोई भी एक्ट इंडिया में हो रहा है, कोई भी लॉ पास हो रहा है,
तो उसको चेक करने का अधिकार होता है सुप्रीम कोर्ट को। इसी को जुडिशियल रिव्यू बोला जाता है। जुडिशियल रिव्यू मतलब वो चेक करेंगे कि लॉ जो है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से नहीं है कि नहीं है, जो ऑर्डर पास किया है वो कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से है कि नहीं है। तो सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया हैज आल्सो रूल्ड दैट द कोर और बेसिक प्रिंसिपल ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन कैन नॉट बी चेंज बाय द पार्लियामेंट। अभी सुप्रीम कोर्ट ने जो है एक बेसिक स्ट्रक्चर इंट्रोड्यूस किया है। बेसिक स्ट्रक्चर मतलब क्या होता है? बेसिक स्ट्रक्चर मतलब कॉन्स्टिट्यूशन में कुछ ऐसे प्रोविजंस है जो बहुत ज्यादा बेसिक है, उसको कभी भी कॉन्स्टिट्यूशन में से हटाया नहीं जा सकता। जैसे कि फंडामेंटल राइट्स हो गए। सुप्रीम कोर्ट ने बहुत बड़ी लिस्ट दी है बेसिक स्ट्रक्चर की। जैसे जैसे वो केस सुनाते जाते हैं वो लिस्ट बड़ी होते चले जाती है। तो ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है ये भले ही जो पार्लियामेंट में लोग बैठे वो भी उसको चेंज नहीं कर सकते, ऐसी लिस्ट सुप्रीम कोर्ट ने दी है। ठीक है। Supreme Court is the guardian of fundamental right. Anyone can approach the court if public interest is hurt by the actions of the government. This is called as public interest litigation. अभी जो सुप्रीम कोर्ट होता है ये गार्डियन है। किसका गार्डियन है? राइट्स का गार्डियन है। मतलब आपका अगर कोई भी फंडामेंटल राइट हैम्पर हो जाता है, कोई भी फंडामेंटल राइट आपका हैम्पर हो जाता है, कोई आपको जो फंडामेंटल राइट है मतलब इक्वालिटी है, राइट टू फ्रीडम है, फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन है, आपको अगर ये कोई भी राइट लेने से अगर इनकार कर रहा है, आपके साथ कोई डिस्क्रिमिनेशन हो रहा है, तो आप सीधा सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हो और सुप्रीम कोर्ट सीधा आपको क्या दे सकता है? इंसाफ दे सकता है। अभी उसके बाद अगर कोई कम्युनिटी एज अ होल सफर कर रही है, आप उसके बिहाफ में भी सुप्रीम कोर्ट में केस कर सकते हो। इसी को क्या बोला जाता है? पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन बोला जाता है। ठीक है। तो जो सुप्रीम कोर्ट है वो क्या है? इट इज अ गार्डियन ऑफ फंडामेंटल राइट्स। मतलब ये जो फंडामेंटल राइट्स है उसको गार्ड करता है। कौन गार्ड करता है? सुप्रीम कोर्ट गार्ड करता है। ठीक है। तो सुप्रीम कोर्ट जो है ये कॉन्स्टिट्यूशन में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। अभी जो पावर्स है हर एक इंस्टीट्यूशन में अलग अलग पावर्स, इसी की वजह से आज की जो इंडिया की जो डेमोक्रेसी है वो स्टेबल है। ठीक है। ठीक है, that's all for the today's lecture. If you people have any doubts, queries, you can connect me on Instagram. I'm on YouTube as well. ठीक है, next lecture में मिलते हैं. Bye bye.